अर्पिता के कोयल वाले नंबर पर 1-2 दिनों से किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। अर्पिता ने उसे कोई मनचला समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया और इस बात को हंसी मजाक में टाल दिया। लेकिन एक सुबह उसके घर के दरवाजे पर वो फोन करने वाला फूलों का गुलदस्ता छोड़ गया। अर्पिता ने उसे पुलिस से पिटवाने की धमकी दी तो उसने फोन काट दिया और अर्पिता ने वो गुलदस्ता बिल्डिंग की सीढ़ियों में रखे एक डस्टबिन में फेंक दिया। वो दोबारा अपने घर के अंदर गई और ऑफिस जाने के लिए निकलने लगी कि तभी गौरव ने उसे आवाज लगाई। वो गौरव के पास गई तो देखा गौरव बाथरूम में था। अर्पिता ने दरवाजा खटखटाया और बोली, हाँ बोलो गौरव, कुछ चाहिए तुम्हें? गौरव बोला, तुम ऑफिस जाने से पहले मेरे लूज वाले ट्राउजर्स बाहर निकाल देना प्लीज, मुझे पहनने में इजी रहेंगे। मम्मी ने कल ढूंढा पर उन्हें मिला नहीं। अर्पिता बुदबुदाई, हमने कमी तो उनको बिना ढूंढी मिल जाती है, लेकिन इतनी बड़ी अलमारी में इतना बड़ा ट्राउजर नहीं मिला, धन्य हो मम्मी जी। अर्पिता ने गौरव का ट्राउजर अलमारी से निकाला और उसे रखकर बोली, हमने पलंग पर रख दिया है तुम्हारे ट्राउजर, चलो निकलते हैं अब। अर्पिता जैसे ही जाने लगी तो गौरव बोला, ठीक है, जाते हुए मम्मी को बोल जाओ कि मैं नहा लिया हूं, वो बाथरूम से बेड तक छोड़ देंगी मुझे। अर्पिता बोली, हम उनको बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाएंगे तो अच्छा लगेगा, हम ही छोड़ देते हैं तुमको, खोलो दरवाजा। गौरव ने दरवाजा खोला तो अर्पिता ने सहारा देकर गौरव को बिस्तर पर बिठाया और सारा सामान उसके पास रख दिया। गौरव बोला, ओह मैं अपना फोन तो बाथरूम में ही भूल गया, सॉरी बस ये लास्ट काम है, फिर जाओ तुम ऑफिस। अर्पिता बोली, देते हैं, ये फोन तो जैसे भगवान हो गया है, आदमी के साथ साथ हर जगह पर होता है, तुमको डर नहीं लगता कि इस्तेमाल करते करते कभी कमोड में गिर गया तो उसको निकालोगे कैसे? छी, हम तो वो फोन दोबारा कभी नहीं छुएंगे। गौरव अर्पिता की बात सुनकर हंसने लगा। अर्पिता बाथरूम में फोन उठाते हुए बुदबुदाई, ये हमारी बात पर हंस रहा है या फिर हमारी बात सुन ही नहीं रहा है और अपनी ही किसी बात पर हंस रहा है। अर्पिता ने जैसे ही फोन उठाया तो देखा कि उसकी स्क्रीन ऑन थी और उस पर एक फ्लावर डिलीवर करने वाली वेबसाइट खुली थी। अर्पिता ज्यादा कुछ देखती उससे पहले गौरव बोला, नहीं मिला क्या फोन? वही वॉश बेसिन के साइड में रखा है। अर्पिता फोन लेकर बाहर निकली और बोली, बाथरूम गीला था इसलिए धीरे धीरे चल रहे थे, घर में हम दोनों की माएं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों ही पैर तोड़वाकर बैठ जाएं। गौरव मुस्कुराया तभी अर्पिता ने गौरव के पीछे दीवार पे लगी घड़ी पर टाइम देखा और बोली, अरे बाबा जी हम तो लेट हो गए, चलो हम जाते हैं, आज मीटिंग है हमारी, बाय। घर से अर्पिता सीधे इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की जगह पर पहुंच गई। वहां उसे राज और ऋत्विक मिले तो तीनों अपने पहले इन्वेस्टर निशांत अग्रवाल के ऑफिस में गए। मीटिंग खत्म करके जब वो बाहर निकले तो राज बोला, ये आदमी कितना नेगेटिव था, सिर्फ लॉस 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 की बात कर रहा था, अगर ये इन्वेस्टर बन गया तो हमारी रेडियो मस्ती के सारे एम्प्लॉइज डिप्रेशन में चले जाएंगे। अर्पिता बोली, मन तो हमारा भी किया कि उसको बोले कि भैया पहले रो लो, मीटिंग का क्या है, टाइम मिला तो कर लेंगे। राज बोला, झूठी, जब वो अपनी दुख भरी दास्तां सुना रहा था तब तो तू जानबूझकर उससे पूछ रही थी फिर क्या हुआ, फिर क्या किया आपने? उसको दुखी देखकर तेरे अंदर की कोयल जाग गई थी ना। अर्पिता बोली, हम तो फ्यूचर का इंतजाम कर रहे थे, अगर कोई इन्वेस्टर नहीं समझ आया तो यही काम आएगा, इसलिए थोड़ा सेट कर रहे थे उसे। ऋत्विक बोला, हाँ ये इन्वेस्टर मेरी भी लास्ट चॉइस ही होगा। अर्पिता बोली, चलो अब लकी छाबड़ा से भी मिल लेते हैं, गजब आदमी है, ऐसी मीटिंग्स के लिए ढाबे में मिलने के लिए कौन बुलाता है भला। तीनों ढाबे में पहुंचे तो ऋत्विक रिसेप्शन पर बोला, लकी छाबड़ा नाम से टेबल बुक होगा। रिसेप्शन पर बैठा आदमी सामने रखिए खटिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप सामने बैठो जी। तीनों बैठने लगे तो राज बोला, भैया आयुष आपने सही लकी छाबड़ा से बात की है, ये सब देखकर लग ही नहीं रहा है। ऋत्विक बोला, हाँ अपने एक स्पॉन्सर के थ्रू नंबर लिया था, मेरी खुद फोन पर बात हुई थी मिस्टर छाबड़ा से। अर्पिता बोली, वो वाला लकी छाबड़ा नहीं हुआ ना तो भी कोई बात नहीं, क्या खुशबू आ रही है यहाँ तड़की की, घी से लगाया है, और कुछ नहीं तो लंच ही कर लेंगे यहाँ पर। तभी एक सरदार जी हाथ में मेन्यू कार्ड लेकर आए और बोले, और दसो जी की खाओगे? अर्पिता जैसे ही कुछ बोलने लगी तभी ऋत्विक बोला, प्लीज 5 मिनट दीजिए, कोई और भी आने वाला है, फिर ऑर्डर करते हैं। सरदार जी बोले, अब और कौन बच्चा है जी, आप तीनों आ गए और मैं भी आ गया, अब ऑर्डर करते हैं, मेरा मतलब मीटिंग। सबने चौंककर सरदार जी को देखा तो वो बोले, ओ जी इंट्रोड्यूस करना तो मैं भूल ही गया, माय सेल्फ लकी छाबड़ा। ये सुनकर तीनों खड़े हो गए। ऋत्विक बोला, आई एम सो सॉरी, आप हाथ में मेन्यू कार्ड लेकर आए और आपने ऑर्डर के लिए पूछा तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, प्लीज हैव अ सीट। लकी बैठते हुए बोला, ओ जी आप लोग भी बैठो जी, ये ढाबा मेरा है और आप ठहरे सारे स्पेशल गेस्ट, तो मेन्यू भी मैं ही ले आया। पापा जी हमेशा कहते थे जी कि कभी कोई काम करने से कतराना नहीं चाहिए, तो जब मेरा मन करता है तो मैं यहाँ आकर कभी कभी कुछ पका भी देता हूँ और कभी कभी कस्टमर्स को सर्व भी कर देता हूँ जी। ऐसा ना बंदे को अपनी असली औकात ध्यान रहती है और वो कहते हैं ना वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहता है। ऋत्विक बोला, ओह वाओ, लाइफ को लेकर काफी पॉजिटिव है आप, इनसे मिलिए, ये है राज मेरा छोटा भाई और बिजनेस में मेरा पार्टनर भी है, और ये है अर्पिता हमारे एफएम में आरजे है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर भी। राज और अर्पिता ने हाई किया तो लकी बोला, हेलो जी हेलो, बहुत चंगा लगा आपसे मिलकर, चलिए आप पहले क्या खाएंगे ये बता दीजिए, फिर आराम से खाने के साथ साथ मीटिंग शीटिंग भी कर लेंगे। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ के अमृतसरी स्टाइल के छोले कुलचे बड़े मस्त हैं जी, वो तो एक ले ही लो। अर्पिता झट से बोली, हाँ मेरे लिए एक। लकी अर्पिता को हाथ दिखाकर बोला, ओहो क्या डिसीजन मेकिंग पावर है जी, खाने में इतना सोचना पड़े तो फिर क्या बचा, आप तो भाई इस बात पर ताली दो। अर्पिता ताली मारकर मुस्कुराई और बोली, लकी जी आपने ऐसे बहुत सारे ढाबे खोल रखे हैं क्या? ना जी ना, दिल्ली में 4 रेस्टोरेंट है, ऐसे ये हाईवे वाला ढाबा एक ही है और इसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, ये सब मेरे खाने पीने की शौक की वजह से खोले हैं और ये ढाबा जिस जमीन पर बना है ना उसके आगे आधे किलोमीटर तक साड़ी जमीन है। पहले सोचा था इस पर सारे रेस्टोरेंट के ढाबे साडे होंगे, सब अलग अलग तरह के, चाइनीज से पंजाबी, साउथ इंडियन, फ्रेंच वगैरह वगैरह जी, और फिर सोचा असली पंजाबी खाने के एक्सपर्ट है तब वही रखते हैं, इसलिए बाकी जगह किसी को लीज पर दे रखी है तो किसी को किराए पर। अर्पिता बोली, इसे कहते हैं ट्रू फूड लवर, आप खाने को सिर्फ खा नहीं रहे, आप उसे जी भी रहे हैं लकी जी, इतनी यंग एज में बहुत कुछ कर लिया आपने। ऋत्विक लकी और अर्पिता को बातें करता देख रहा था तो राज उसे धीरे से बोला, भाई आप ना ये सब छोड़ो, हलवाई बन जाओ, देखना भाभी एकदम सेट। ऋत्विक बोला, छोटे हम यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात करने आए हैं, अपना बिजनेस मॉडल चेंज करने के लिए नहीं आए हैं। फिर राज और ऋत्विक ने भी अपना ऑर्डर दिया और लकी बोला, ओ जी ऋत्विक जी आप अपने प्लान्स बताओ जी, तुसी बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे हो, की सोचा है फिर दसो मैनू। ऋत्विक बोला, अभी हमारी ऐप सिर्फ इंडिया में एक्सेसिबल है, अब नेक्स्ट स्टेज में हम कुछ एशियन कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान में भी ये ऐप लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐप में एक न्यू फीचर ऐड करने वाले हैं जहां वानबी आरजेस अपना कुछ पर्सनल भी डाल सकते हैं जिसकी ऑथेंटिसिटी चेक करके हम ऑन एयर कर देंगे।
लकी बोला, ओ वाह जी वाह, बहुत चंगा आइडिया जी। अर्पिता बोली, लकी जी एक बात बताइए, आप ये एफएम वाली फील्ड में अपना इतना पैसा क्यों लगाना चाहते हैं? कोई इंटरेस्ट है या बस अभी हमारी कंपनी काफी न्यूज में है सिर्फ इसलिए? लकी बोला, ये है मतलब का सवाल? ओ जी आपका तो पता नहीं, पर मेरा बचपन तो ऑल इंडिया रेडियो सुनकर ही गुजरा जी। पापा गराज संभालते थे और वहाँ दिन भर रेडियो चलता रहता था। पापा जी कहते थे कि वो भी रेडियो पर बोलना चाहते हैं जी, पर वो ना हकलाते थे, इसलिए कभी रेडियो में जा नहीं पाए। मैं उनसे कहता था कि पापा मैंने ना एक दिन आपके लिए एक एफएम खरीद देना है, वहाँ बोलना आप, बस इसलिए आज मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं। और बाकी आपकी कंपनी बढ़िया तो कर ही रही है, इसलिए फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों रीजन है। और जी लोग कहते हैं कि बिजनेस के साथ इमोशन मत जोड़ो, पर मेरा फंडा है थोड़ा बहुत इमोशन रखना भी जरूरी है, बिजनेस फिर दिल से होता है। राज बोला, ग्रेट सर, मतलब आप अपने पापा जी से आज करवाएंगे हमारे एफएम पर? लकी बोला, ओ ना जी ना, पापा जी तो कब के रब के पास पहुंच गए, वो तो आप सिर्फ सुन सकते हैं बस, पर अगर अपनी डील हो गई तो मैं आ जाऊंगा कभी कभी कुछ बोलने के लिए, जैसे तक खाना पकाने आता हूँ। लकी की बात सुनकर सब हंसने लगे और आगे काफी देर तक बातचीत करते रहे। जब मीटिंग खत्म हुई तो ऋत्विक ने बिल के लिए आवाज लगाई तो लकी बोला, ओ ऋत्विक जी मैं आपको 100 करोड़ देने की बात कर रहा हूँ, आप तो खाने के बिल पर ही अटक गए। आज का खाना मेरी तरफ से था, उम्मीद है आपको पसंद आया हो। अर्पिता बोली, लकी जी आपका खाना और आप हमें दोनों ही पसंद आए हैं, हम तो यहाँ आते रहेंगे अब। लकी बोला, मुझे पसंद करने में आपने थोड़ा लेट कर दिया जी, 2 साल पहले मेरी शादी हुई है और एक साल का बेटा भी है जी, पर कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अर्पिता ये सुनकर सकपका गई। लकी हंसते हुए बोला, जस्ट जोकिंग जी, जस्ट जोकिंग, माय प्लेजर। मीटिंग करके जब सब कार में वापस लौट रही थी तो अर्पिता बोली, हमें तो यही बंदा फाइनल कर लेना चाहिए, इंसान तो अच्छा है ही और इसके ढाबे में लाइफ टाइम फ्री एंट्री भी मिल जाएगी, क्या उस नकुल बकुल से मिलेंगे? राज बोला, भाई आपकी बीवी तो हाथ से निकलने वाली है, लकी छाबड़ा की बहुत तारीफें हो रही हैं। अर्पिता बोली, चुप कर तू, ज्यादा अपने भाई की ना पुछड़ी मत बन, अब क्या हम किसी अच्छे इंसान की तारीफ नहीं कर सकते? तुम कुछ अच्छा करो ना जिससे थोड़ी तारीफ तुम्हारी भी हो जाए कभी। ऋत्विक बोला, एक काम करो, दोनों उतर जाओ यहीं और लड़ाई करके अगली मीटिंग में आ जाना। अर्पिता ने गुस्से में राज को घूरा, तभी अर्पिता के फोन पर मैसेज आया। मैसेज प्राइवेट नंबर से था। मेरे प्यार को यूं कचरे में डालकर उसकी इंसल्ट कर दी तुमने, गलती की तो सजा भी मिलेगी। कौन है ये आदमी जो अर्पिता की हर हरकत पर नजर रख रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता, राज और ऋत्विक जब इन्वेस्टर लकी छाबड़ा से मीटिंग करके अगली मीटिंग के लिए जा रहे थे, तभी अर्पिता के फोन पर प्राइवेट नंबर से मैसेज आया। मेरे प्यार को यूं कचरे में डालकर उसकी इंसल्ट कर दी तुमने, गलती की है तो सजा भी मिलेगी। अर्पिता मैसेज पढ़कर चौंक गई। वो मन में बोली, मतलब उसने कचरे में पड़ा बुके देख लिया है, कौन ये आदमी? तभी अर्पिता को ध्यान आया, अरे जल्दी जल्दी के चक्कर में हमारे दिमाग से तो बिल्कुल निकल ही गया। सुबह गौरव के फोन पर वो फ्लावर डिलीवर करने वाला पेज खुला था, कहीं ये सब गौरव तो नहीं कर रहा है हमें परेशान करने के लिए? नहीं, मैसेज और कॉल तो कोयल के नंबर पर आ रहा है। गौरव को थोड़ी पता है कि हम ही कोयल हैं, या फिर उसे पता चल गया है? क्या इसलिए उसने उस दिन हमें धोखेबाज और झूठी का मैसेज भेजा था? वो कुछ बदला भी लग रहा है, हमसे ठीक से बात कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गौरव को पता चलेगा हम ही कोयल हैं तो हमसे साफ साफ बोलेगा, ऐसे गेम थोड़ी ना खेलेगा हमारे साथ। हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, पर फिर ये कौन है जो इतनी आसानी से हमारी बिल्डिंग में आ जा रहा है और हम पर नजर भी रख रहा है? अर्पिता अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी ऋत्विक बोला, ओ हेलो मैडम, पहुंच गए हम, कहाँ खो गई? अर्पिता बोली, ओ सॉरी, हम कुछ सोचने लग गए थे, चलो चलो। कैफे जाने के रास्ते में ऋत्विक बोला, ये अच्छा हुआ कि सबसे आज ही मीटिंग हो जाएगी, वरना बार बार आना जाना पड़ेगा। बस ये लास्ट मीटिंग हो जाए, फिर जीजा जी से डिस्कस करके फाइनल कर देंगे कुछ। सब लोग जैसे ही कैफे के अंदर पहुंचे तो ऋत्विक ने नकुल श्रीवास्तव को फोन किया। नकुल ने फोन उठाया और बोला, ऋत्विक, लुक टू योर राइट। ऋत्विक ने जैसे ही वहां देखा तो एक आदमी ने अपना हाथ हिलाया। ऋत्विक और बाकी दोनों नकुल के पास पहुंचे तो अर्पिता उसे देखते ही बोली, आप? साथ ही साथ नकुल बोला, तुम? अर्पिता अचानक से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। ऋत्विक बोला, ओह ग्रेट, आप दोनों तो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। नकुल बोला, हाँ, और इन्हें तो कोई भूल ही नहीं सकता है, अपने इंटरव्यूअर से पलट कर सवाल करने की हिम्मत सब में नहीं होती है। राज ने चौंक कर पूछा, इंटरव्यू? अर्पिता मन में बोली, ये तो वही है रेडियो मस्ती दोबारा ज्वाइन करने के लिए जिसका जॉब ऑफर हमने झूठ बोलकर ठुकराया था। तभी हमें लग रहा था ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है, बाबा जी पूरे गुरुग्राम में इसे ही इन्वेस्टर होना था, अब ये शादी के लिए पूछेगा, फंस गए हम तो। नकुल बोला, अर्पिता ने मेरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, इंटरव्यू क्लियर भी हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ये ज्वाइन नहीं कर पाई। खैर ये सब तो पुरानी बातें हैं, हम जिस काम के लिए मिले हैं वो कर लेते हैं। अर्पिता मन में बोली, बाबा जी बढ़िया हुआ इसने आगे बात ही नहीं छिड़ी, वरना फिर से नए झूठ बोलने पड़ते। इसके बाद चारों में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कई बातें हुई और नकुल बोला, ऋत्विक मैं वैसे भी मन बनाकर आया था कि मुझे रेडियो मस्ती में इन्वेस्ट करना ही है, ये मीटिंग तो बस एक फॉर्मेलिटी थी, और सीरियसली यहाँ अर्पिता को आप लोगों के साथ देखकर मैं बिल्कुल अश्योर हो गया हूँ कि मेरा पैसा डूबने वाला नहीं है, और आपकी एक और गारंटी भी तो है, कोयल मल्होत्रा। राज एक्साइटेड होकर बोला, अरे वो तो। अर्पिता राज के बगल में ही बैठी थी, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर उसे बीच में ही रोक दिया। राज ने बात समझ आते ही कहा, वो तो है ही, कोयल मल्होत्रा तो हमारी कंपनी की स्टार है। नकुल बोला, तो ऋत्विक अगर दोनों की तरफ से क्लैरिटी है तो MOU बनवा लेते हैं। ऋत्विक बोला, हाँ एक बार सभी डायरेक्टर से फाइनल मीटिंग हो जाए फिर प्रोसीड करते हैं हम, आई कॉल यू। मीटिंग खत्म करके जब तीनों कार के पास पहुंचे तो अर्पिता अपना गला चेक करके बोली, अरे अपना ऑफिस का आईडी तो वहीं कैफे में भूल गए, अभी लाते हैं। राज बोला, तू रुकना मैं लाता हूँ। अर्पिता बोली, तुम क्या हमारी असिस्टेंट हो, रुको यहीं हम लाते हैं। अर्पिता जैसे ही कैफे के बाहर पहुंची तो नकुल उसे दरवाजे पर ही मिल गया, उसके हाथ में अर्पिता का आईडी था। वो बोला, मैं ऋत्विक को फोन कर ही रहा था, ये तुम्हारा आईडी। अर्पिता बोली, थैंक यू, चलिए हम चलते हैं। नकुल बोला, अर्पिता वैसे तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन फिर भी बिना पूछे रहा नहीं जा रहा है। जहां तक मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम शादी करके बाहर कहीं सेटल होने वाली हो, इसलिए जॉब छोड़ रही हो। अर्पिता बोली, आपको बताया था ना कि गुरुग्राम छोड़ते हुए मन भारी हो रहा था, इसलिए शादी नहीं की और यहीं रुक गए। नकुल बोला, मतलब मेरी कंपनी पसंद नहीं आई तुम्हें इसलिए यहाँ रुककर भी ज्वाइन नहीं किया? अर्पिता बोली, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, पुरानी कंपनी वालों ने फिर से बुला लिया तो वहीं चले गए, लगा फिर से नए ऑफिस में एडजस्ट नहीं होना पड़ेगा,
मतलब हम एडजस्टमेंट और नई चीजों से डरते नहीं है, पर यहाँ पसंद का काम कर रहे हैं, इसलिए फिर किसी और कंपनी के बारे में नहीं सोचा। नकुल बोला, ओह ग्रेट ग्रेट, चलो कोई बात नहीं, पर कहते हैं ना दुनिया गोल है, हम ऐसे मिल गए, लेट्स सी डील होती है या नहीं, बट इट वाज अमेजिंग मीटिंग यू अगेन। अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, सेम हियर सर, बाय। अर्पिता कार के पास आई और बोली, मिल गया, चलो अच्छा है। कार में बैठकर राज बोला, भाई अगर अर्पिता ने नकुल श्रीवास्तव की कंपनी ज्वाइन कर ली होती तो आज ये टेबल के उस साइड बैठी होती। ऋत्विक बोला, अगर अर्पिता ने वो कंपनी ज्वाइन कर ली होती तो छोटे ये मीटिंग हो ही नहीं रही होती, रेडियो मस्ती को खरीदता कौन? अर्पिता बोली, तुम ये बोलकर हमको बुरा फील करवाना चाह रहे हो? ऋत्विक बोला, अरे नहीं, बल्कि ये बता रहा हूँ कि तुमने बचा लिया हमें, थैंक यू। अर्पिता बोली, ठीक है, पर उसमें थोड़ा बहुत हाथ तुम्हारे इस खोटे छोटे का भी था। राज अपने कॉलर ऊपर करते हुए बोला, फाइनली कुछ तो क्रेडिट मिला, थैंक यू। अर्पिता जैसे ही ऑफिस पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, अर्पिता मैडम ये फूल आपके लिए कोई देकर गया है। फूल देखकर अर्पिता हड़बड़ाकर बोली, इसमें नाम कहाँ लिखा है? किशोर तुम्हें कैसे पता ये मेरे लिए है? मैडम उसने बोला कि आपको देने हैं। अर्पिता बोली, किसने बोला और क्या बोला? एक आदमी आया था मैडम, मुंह पर मास्क लगाया था उसने, वो आपकी तस्वीर दिखाकर बोला कि इनको देना है। अर्पिता गुस्से में बोली, फोटो दिखाई और आपने रख लिया, इसमें बॉम्ब होता तो? मैडम बाकी सबके भी तो आते हैं, मुझे लगा आपका भी आया होगा इसलिए रख लिया। ऋत्विक बोला, किसी ने फूल भेजे हैं और तुम गुस्सा हो रही हो? लोग तो फूल देखकर खुश होते हैं ना, स्पेशली लड़कियां, तुम्हारा कोई फैन देकर गया होगा, इतना क्या गुस्सा हो रही हो? कोई बात नहीं। अर्पिता बोली, नहीं सॉरी किशोर, यार सुबह से कॉफी नहीं मिली ना तो सिर दर्द होने लगा है, इसलिए इरिटेट हो रही हूँ। अर्पिता ने फूल लिए और अंदर आ गई। वो रिकॉर्डिंग रूम में गई तभी प्राइवेट नंबर से मैसेज आया, सजा के तौर पर कुछ और फूल, तुम जान हो मेरी, तुम्हें कुछ करूंगा थोड़ी, बस इस बार इनकी कदर करना। अर्पिता मैसेज पढ़कर गुस्से में फूल को तोड़ मरोड़ कर बोली, फूल कुमार, ये ले तेरे प्यार की निशानी को तोड़ दिया हमने, हमारे ऑफिस तक पहुंच गया है तू, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अर्पिता ने अपने हैकर फ्रेंड को फोन मिलाया और बोली, तुम्हें तो परमानेंट जॉब पर रख ही लेती हूँ, प्लीज एक काम और कर दो। हैकर बोला, बोलिए ना मैम, वैसे भी आपके साथ सुप्रिया मलिक वाले केस पर काम करके मेरी लाइफ को डायरेक्शन मिल गया है अब, उस दिन बहुत प्राउड फील हुआ मुझे, अब मैं प्रोफेशनली एथिकल हैकर बनने के बारे में सोच रहा हूँ। अब तक लगता था कि बस मजे आ रहे हैं, पर डर डर के काम कर रहा था, लेकिन अब मैं इंडियन पुलिस या फिर डिफेंस में अप्लाई करने वाला हूँ। वाह बहुत बढ़िया, करो करो, पर तुम हमें सीक्रेट मिशंस के बारे में बताओगे ना? मैम अगर आपको सीक्रेट मिशंस के बारे में बताया तो फिर जो आप कभी भी फोन करके मुझसे इन्फॉर्मेशन निकलवाती रहती है ना, सब बंद हो जाएगा। बताइए किस काम के लिए फोन किया आपने? अर्पिता बोली, हमारे नंबर पर ना कुछ दिनों से किसी प्राइवेट नंबर से कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब सिर्फ प्राइवेट नंबर लिखा आता है और कोई नंबर नहीं दिखता है, हम तुम्हें अपना वो नंबर देते हैं, तुम पता करके बताओ ना। अच्छा आप दीजिए नंबर, मैं देखता हूँ। अर्पिता ने अपना नंबर हैकर को मैसेज किया और फूलों को देखकर खुद से बोली, एक बार पता चल जाए कौन है ये आदमी तो कमला मैम को बोलकर हड्डियां तोड़वा देंगे इसकी। आलोक रिकॉर्डिंग रूम में आया और टूटे हुए फूल देखकर बोला, गुलकंद बना रही है, पगली धूप में पककर बनता है गुलकंद, तू देख देख कर नहीं पका सकती इसे। अर्पिता बोली, चल इसी बात पर कॉफी पी कर आते हैं, अचानक से सिर दर्द बढ़ गया है हमारा। ऑफिस में इन्वेस्टर फाइनल करने के लिए फिर से मीटिंग बुलाई गई। ऋत्विक बोला, सो गाइस निशांत अग्रवाल तो अब हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, अब बचे नकुल श्रीवास्तव और लकी छाबड़ा, और मुझे अर्पिता और राज को दोनों से मिलकर कैसा लगा वो हमने आपको बता दिया है, तो अब हम सब वोट कर लेते हैं। मेरा वोट है नकुल श्रीवास्तव को, क्योंकि वो मुझे इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सीरियस लगा है। अर्पिता बोली, हमारा वोट लकी छाबड़ा को है, बहुत जिंदा दिल और पॉजिटिव इंसान है वो, और हमें उसकी थ्योरीज भी बहुत अच्छी लगी है। रणवीर बोला, लकी छाबड़ा यंग है पर काफी नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसे, उसका एक्सपीरियंस काम आएगा हमारे। सागरिका बोली, नकुल टेक्निकल बैकग्राउंड से है, इसलिए एफएम की फंक्शनिंग को बेटर समझ पाएगा। आलोक बोला, मैं भी लकी छाबड़ा को वोट दूंगा, उसके बारे में सुनकर ही बहुत एक्साइटेड हूं मैं, इतना डाउन टू अर्थ इंसान है, ह्यूमन वैल्यूज को समझता है, हमें परेशान नहीं करेगा। सागरिका बोली, लकी छाबड़ा 3 एंड नकुल श्रीवास्तव 2। राज अब सिर्फ तेरा वोट बचा है, या तो टाई हो जाएगा या फिर डिसीजन हो जाएगा, बोल। सभी लोग बेसब्री से राज की तरफ देखने लगे। राज बोला, यार ऐसे घूर घूर कर प्रेशर मत बढ़ाओ नन्ही सी जान पर, सोच रहा हूँ। अर्पिता बोली, हाँ सोच ले, पर इसी जन्म में, पता नहीं अगले जन्म में तू इंसान भी होगा नहीं, फिर कौन पूछेगा तुझसे। राज मुस्कुराया और बोला, आब्राकाडाब्रा एंड माय वोट गोस टू लकी छाबड़ा। अर्पिता खुशी से चिल्लाई, यस यस यस। ऋत्विक हंसते हुए बोला, ओके टीम, तो लकी छाबड़ा इट इज, मैं बात कर लेता हूं उनसे। क्या होगा जब पढ़ेंगे लकी छाबड़ा के रेडियो मस्ती में कदम, और कैसे निपटेगी अर्पिता स्टॉकर से, जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता को लगा था कि वो अपनी स्टॉकर को पुलिस की धमकी देगी तो वो डर जाएगा, लेकिन स्टॉकर ने अर्पिता के ऑफिस में ही फूल भिजवा दिए। अर्पिता ने परेशान होकर अपने हैकर फ्रेंड से उस प्राइवेट नंबर के बारे में पता करने के लिए कहा। शाम को अर्पिता जब घर लौटी तो आते ही उसकी माँ और सास ने उसका एक एक हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती सोफे पर बैठा दिया। अर्पिता घबरा कर बोली, क्या हुआ, आप दोनों क्या करने वाले हैं हमारे साथ? सुमन बोली, सुनो एक जरूरी बात करनी है तुम। सुमन की बात को बीच में काटकर निर्मला बोली, अर्पिता तुम हमारी बात सुनो तो, वो ज्यादा जरूरी है, हमने एक प्लान बनाया है। सुमन बोली, अर्पिता प्लान हमारा है, हमारी बात सुनो। दोनों की बात सुनकर इधर उधर अपनी गर्दन घुमा रही अर्पिता झल्लाकर बोली, अरे बाबा जी ने हमको कान 2 दिए हैं पर दिमाग एक ही दिया है, एक बार में एक की बात को ही समझ पाएंगे, एक एक करके बोलिए। सुमन और निर्मला फिर से लड़ने लगी तो अर्पिता बोली, माँ आप ही चुप हो जाओ ना, पहले मम्मी जी को बोलने दो, ठीक है? माँ मुंह बिगाड़ कर बोली, बहुत सास की चमची हो रही है, पहले मम्मी जी को बोलने दो। क्यों, तुम्हारी मम्मी जी वीआईपी है कोई? अर्पिता ने माँ को घूर कर देखा तो माँ अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाकर बैठ गई। अर्पिता बोली, बताइए मम्मी जी क्या भूचाल आया है? निर्मला बोली, तुम्हारे घर में आया हुआ है एक भूचाल तो, पर हमको कुछ और बात करनी है। परसों तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना, हम बाहर जाएंगे। परसों? क्यों, आप दोनों वापस जा रहे हो? निर्मला हैरान होकर बोली, नहीं हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे। पर तुम क्या अपनी शादी की सालगिरह भूल गई हो? परसों है, हम सब खाना खाने बाहर जाएंगे। अर्पिता मन में बोली, अरे हाँ परसों तो हमारी शादी को 1 साल हो जाएगा, एक साथ इतने झमेले चल रहे हैं कि याद ही नहीं रहा।
पर इनको बोला कि भूल गई तो छाती पीट पीट कर रोने लगेंगी। अर्पिता बोली याद है हमको, हमारा मतलब था कि मैरिज एनिवर्सरी है तो उसमें छुट्टी क्यों लेनी है, खाना खाने तो हम रात को चलेंगे। और गौरव जी से पूछा आपने, उन्हें इस हाल में ले जा पाएंगे हम? निर्मला बोली वो कोई दिक्कत नहीं है, वो व्हील चेयर पर ले चलेंगे, हमें पता है किराए पर मिलती है बाहर, वो ले लेंगे 1-2 दिन के लिए। अर्पिता कुछ बोलती उससे पहले सुमन बोली हम तो बोले ही थे, बहुत बकवास प्लान है इनका, टूटे हुए पैर से गौरव जी चल पाएंगे जरा भी? बाहर दिक्कत होगी उनको, बहन जी की खुद की जीभ बाहर का खाना खाने को लपलपा रही है और बिल गौरव जी पर फाड़ रही है। गौरव जी को परेशानी ना हो इसलिए हमने सोचा कि घर पर ही एक पूजा रखते हैं तुम दोनों के लिए, फिर खाना तो हम बना लेंगे और ज्यादा ही बाहर का खाने का मन हो तो बाहर से मंगा लेंगे। अर्पिता बोली तो इसमें परेशानी क्या है, सुबह ऑफिस जाने से पहले पूजा कर जाएंगे और शाम को खाना खाने बाहर चलेंगे। सुमन बोली पूजा सुबह नहीं हो सकती है, हमने हमारे पंडित जी से पूछा था, ये विशेष पूजा है, शाम के समय होती है। निर्मला बोली अब ऐसी कौन सी पूजा है जो शाम को ही हो सकती है केवल, अब भूत प्रेत थोड़ी ना बुलाने हैं। अगर आपको पूजा पाठ का बहुत शौक है तो आप कर लेना, हम तीनों बाहर चले जाएंगे, बबुआ कितने दिनों से अंदर ही पड़ा है, बाहर निकलकर उसका मूड भी जरा फ्रेश हो जाएगा। अर्पिता मन में बोली बहुत सीधा समझती है ये अपनी बबुआ को, इन्हें पता नहीं है कि वो टूटी टांग से ही पूरी दुनिया ना पाया है, कोई व्हील चेयर की जरूरत नहीं उसे। सुमन बोली अगर टांग सही हो गई तो गौरव जी अपने आप घूमने चले जाएंगे, पर प्लास्टर उतरने से पहले फिर से पैर टूट गया तो बैठे रहेंगे बिस्तर पर। कैसी माँ है आप, इतना सा नहीं समझ रही, और पूजा इन दोनों के लिए करवा रहे हैं, अपने लिए थोड़ी ना। निर्मला माँ वाला ताना सुनकर गुस्सा हो गई और दोनों फिर से झगड़ने लगी। अर्पिता दोनों की झिक झिक से परेशान होकर बोली अरे हम क्या आपको हाथ में तराजू लिए खड़ी वो कानून वाली लड़की लगते हैं, रोज अपनी अपनी दलील लेकर हमसे शिकायत करती रहती हैं और हर छोटी बात पर लड़ती हैं आप दोनों। माँ हम आपके हिसाब से पूजा करेंगे और मम्मी जी नहीं खाना खाने बाहर जाएंगे, हम और गौरव जी दोनों खुद सोच लेंगे हमें क्या करना है, हमारी एनिवर्सरी है तो हम पर छोड़ दीजिए, आप दोनों ने महान बनने के चक्कर में हमारी जान को गोदम कर दिया है। अर्पिता गौरव के पास गई तो गौरव बोला हो गया फाइनल, क्या करना है? हाँ हमको हमारे कान सिलवाने हैं ताकि हम इनकी काम सुनने से बच सके, नहीं तो तुम इन दोनों के मुंह सिलवा दो। वैसे तुमसे नहीं पूछा इन्होंने परसों के लिए? गौरव बोला अभी तुम ऑफिस जा रही हो इसलिए तुम्हारी अवेलेबिलिटी जाना जरूरी है, मैं तो घर पर बैठा हूँ तो मुझे तो उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं ये लोग, इसलिए मुझसे नहीं पूछा। सुबह से दोनों आपस में बहस करने में लगी हुई हैं, तब सुना था मैंने। अच्छा वैसे तुमने कुछ सोचा है? गौरव रुकते रुकते बोला अर्पिता मैं सोचा था कि हम दोनों चलते कहीं, ये दोनों जाएंगी तो बस लड़ती रहेंगी और तुम अगर फ्री हो तो ही जाएंगे। अर्पिता आश्चर्य से बोली 1 मिनट, तुम बाहर जाना चाहती हो, वो भी हमारे साथ? एक बात बताओ तुम हमें, ये 2-3 दिन से तुम हमारे साथ एक्स्ट्रा स्वीट क्यों बिहेव कर रहे हो? हम 3 दिन से लड़े नहीं है बिल्कुल भी, मतलब समझ रहे हो, चमत्कार है ये। गौरव बोला तो मतलब लड़ना है तुम्हें मुझसे? मेरी तो अच्छी नीयत पर भी शक होता है तुम्हें, तुम इतना करती हो मेरे लिए तो मैंने सोचा तुमसे एटलीस्ट बात तो ठीक से कर ही सकता हूँ मैं। तो ये बात है, ठीक है चलते हैं फिर हम दोनों, तुम देख लो कोई जगह, मैं कल लीव डाल दूंगी परसों के लिए, और एक काम और करेंगे, कल शाम को ना माँ और मम्मी को बाहर ले जाएंगे खाने के लिए और संडे को पूजा करेंगे। वो दोनों नाराज हो रही होंगी क्योंकि हमने उनके प्लान पर पानी फेर दिया ना, अब उन्हें मनाना भी तो पड़ेगा। गौरव फोन देखने लगा तो अर्पिता खुद से बोली चेंज तो आया है इसमें, पर अचानक से कैसे? ये जो कारण बता रहा है वो ही सच है क्या? पर हमें अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? कोयल को तो अपनी लाइफ से इसने डिलीट कर दिया है, ना कॉल करता है ना मैसेज, और ना ही कोयल के किसी मैसेज का रिप्लाई करता है, और सबसे अजीब बात तो ये हमसे प्यार से बात कर रहा है आजकल। ये सब कहीं नाटक तो नहीं है? आइडिया अभी पता चल जाएगा। अर्पिता ने अपना फोन लिया और मैसेज टाइप किया माना तुम मुझसे गुस्सा हो पर मुझे परेशान तो मत करो, और फिर कोयल के नंबर से ये मैसेज गौरव को भेज दिया। अर्पिता की नजर गौरव पर ही थी, उसने देखा कि गौरव ने मैसेज आते ही बिना पढ़े उसे डिलीट कर दिया और उसके फेस के एक्सप्रेशंस जरा से भी नहीं बदले। फिर अचानक से गौरव ने मुस्कुराते हुए अर्पिता की तरफ देखा और फिर दोबारा से अपने फोन में देखने लगा। अर्पिता सोचने लगी अब इस स्माइल का क्या मतलब है? क्या ये स्माइल ये कह रही थी कि मुझे सब पता है? अब तो परसों जब हम दोनों अकेले बाहर जाएंगे तब इसके असली इरादे पता चलेंगे हमें। अगले दिन यानी एनिवर्सरी से 1 दिन पहले अर्पिता शाम को अपनी सास, माँ और गौरव के साथ रेस्टोरेंट गई। वहां अर्पिता और गौरव ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। सुमन उनकी बधाई लेते हुए बोली कितने सुंदर लग रहे हो तुम दोनों, किसी की नजर ना लग जाए। जब सुमन कुछ कह रही हो तब निर्मला कैसे चुप रह सकती थी? उसने टेबल पर रखा नमक और मिर्च लेकर अर्पिता और गौरव पर फेरना शुरू कर दिया। गौरव बोला अरे मम्मी ये क्या कर रही हो? सब लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि ये क्या क्या जादू टोना कर रही हो आप। ये लोग जब अपनी बहस में लगे थे तभी अर्पिता ने सामने देखा, उसे ऐसा लगा कि टोपी पहने खड़ा कोई आदमी उसकी फोटो खींच रहा है। अर्पिता से जैसे ही उस आदमी की नजर मिली तो वो वहां से निकलने लगा। अर्पिता बोली माँ हम 2 मिनट में बाथरूम जाकर आते हैं। अर्पिता जहां वो आदमी गया था उस जगह भाग कर गई। उसने हर जगह घूम कर देखा लेकिन वो आदमी जा चुका था। अर्पिता बुदबुदाई हम कौन से सेलिब्रिटी हैं जो हमारी फोटो खींच रहा था? वैसे ये हमारी गलतफहमी तो हो सकती है, वो कुछ और कर रहा होगा। अर्पिता और बाकी सब लोग खाना खाकर जैसे ही घर वापस लौटे तभी अर्पिता के फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज प्राइवेट नंबर से ही था। उस मैसेज में स्टॉकर ने अर्पिता को एक फोटो भेजी थी। फोटो देखते ही अर्पिता के होश उड़ गए। ये फोटो अभी कुछ समय पहले ही रेस्टोरेंट में ली गई थी जिसमें अर्पिता और गौरव एक साथ केक काट रहे थे। अर्पिता खुद से बोली मतलब हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, वो आदमी सच में हमारी फोटो ले रहा था, पर ये साबित क्या करना चाहता है? तभी स्टॉकर ने फोन किया। अर्पिता बिना उसके बोलने का इंतजार किए गुस्से में बोली क्या मतलब है इसका? तुम चाहते क्या हो? क्यों पीछे पड़े हो? हाँ स्टॉकर बोला अर्पिता उर्फ कोयल, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, जैसे कि तुम दोहरी जिंदगी जी रही हो, एक कोयल बनकर और एक अर्पिता बनकर। तुम तो शादीशुदा भी हो लेकिन तुम्हारे ऑफिस में ये बात कोई नहीं जानता, बल्कि तुम्हारे तो पति तक को नहीं पता कि तुम कोयल हो। सही एक्टिंग कर लेती हो तुम, कहाँ आरजे बन गई, एक्ट्रेस बनना चाहिए था तुम्हें तो। अर्पिता ये सुनकर घबरा गई लेकिन अपनी घबराहट को छिपाकर बोली सीधे सीधे बोलो कि तुम चाहते क्या हो? हाँ स्टॉकर बोला जो कहूंगा वो सब मानना पड़ेगा वरना ये राज राज नहीं रहेगा, सब तुम्हारी जिंदगी के बारे में जान जाएंगे और कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ सीक्रेट नहीं रहेगी। अर्पिता बोली ठीक है जान जाने दो, वैसे भी एक दिन सबको पता चल ही जाएगा। अभी सही किसी से नहीं डरती मैं, खासकर तुम जैसे 2 कौड़ी के ब्लैकमेलर से तो बिल्कुल नहीं। ब्लैकमेलर हंसा और बोला पता था बहुत जिद्दी हो तुम, मैं क्या कर सकता हूँ उसका डेमो देता हूँ पहले तुम्हें। तुम्हारे पति को मारने वाला हूँ मैं, बचा सकती हो तो बचा लेना। गौरव की जान है खतरे में,
ऐसे में कैसे बचाएगी उसे अर्पिता? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता और गौरव ने डिसाइड किया कि वो अपनी मैरिज एनिवर्सरी अकेले ही मनाएंगे, इसलिए वो दोनों सुमन और निर्मला के साथ एक रात पहले डिनर के लिए बाहर चले गए। वहां अर्पिता को ऐसा लगा कि एक आदमी उनकी फोटो खींच रहा था, लेकिन फिर इसे अपनी गलतफहमी समझकर अर्पिता ने नजरअंदाज कर दिया। जब वो सब घर लौटे तो अर्पिता के फोन पर उसे स्टॉक कर रहे आदमी ने एक फोटो भेजी। ये फोटो अर्पिता और गौरव के मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की थी। स्टॉकर ने अर्पिता को फोन करके कहा कि वो अर्पिता के बारे में सब जानता है और अगर अर्पिता ने उसकी बात नहीं मानी तो वो अर्पिता उर्फ कोयल की सीक्रेट लाइफ के बारे में सबको बता देगा। अर्पिता ने उसे कहा कि उसे जो करना है वो करे, क्योंकि अर्पिता उससे नहीं डरती। ब्लैकमेलर बोला, जानता था तुम यही कहोगे, इसलिए मेरी बात नहीं मानने पर मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ उसका एक डेमो देता हूँ तुम्हें। अगले 24 घंटे में तुम्हारे पति पर अटैक करने वाला हूँ, बचा सको तो बचा लो उसे, है ना? परफेक्ट प्लान। ब्लैकमेलर ने ये कहकर फोन काट दिया। अर्पिता ने सबसे पहले अपने हैकर फ्रेंड को फोन लगाया और प्राइवेट नंबर के बारे में पूछा। हैकर फ्रेंड बोला, नहीं मैम, इस नंबर का पता नहीं चल पाया। एक नंबर को ट्रेस करने के लिए जिस इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है वो नहीं है इस नंबर की हमारे पास, सॉरी मैम। अर्पिता खुद से बोली, भले ही हमें नंबर नहीं पता चला पर हमारा शक हमें सच होता दिख रहा है। गौरव को जब से कोयल के बारे में कुछ पता चला है वो बहुत बदल गया है। वो चाहता है कि हम खुद कन्फेस करें कि हम इतने दिनों से झूठ बोल रहे थे, इसलिए खुद की ही जान लेने की धमकी देकर डरा रहा है हमको, ताकि हम डर के सब बोल दें। आज वाला रेस्टोरेंट भी उसी ने सिलेक्ट किया था, इसलिए उस फोटो खींचने वाले को बुला लिया वहां ताकि हमें ब्लैकमेल कर सके। माना हम उसे झूठ बोलकर गलत कर रहे हैं पर कोई मजे मजे में थोड़ी ना कर रहे हैं सब। वो गुस्सा ना हो हम पर, इसलिए जॉब का सच नहीं बता रहे उसे। तब से झूठ के दलदल में जो कूदे हैं ना, ऐसा फंसे हैं कि बाहर निकल ही नहीं पा रहे। माना गलती थी हमारी पर उसका ये सच उगलवाने का तरीका भी सही नहीं है। कल जा रहे हैं ना रिजॉर्ट, वहीं हम गौरव से सच बाहर निकलवाएंगे और पूछेंगे कि उसे किसने बताया कि कोयल हम ही है। अब कल सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और हम भी अपनी गलती के लिए माफी मांग लेंगे उससे। अर्पिता ब्लैकमेलर की गुत्थी सुलझाने में लगी थी, तभी ऋत्विक का कॉल आया। वो बोला, सॉरी लेट नाइट कॉल कर रहा हूँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लकी छाबड़ा से रिलेटेड है। अर्पिता झट से बोली, ऋत्विक अब तुम हमें ये मत बोला कि वो कल ऑफिस विजिट के लिए आ रहे हैं तो तुम हमारी छुट्टी कैंसिल कर रहे हो। हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया था तुम्हें। ऋत्विक बोला, अरे पहले सुनो तो सही, लकी छाबड़ा ने इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दिया है। अर्पिता चौंक कर बोली, क्या? पर क्यों? मैंने कल के कंफर्मेशन के लिए कॉल किया था उनको, वो बोले कि मैं नहीं आ पाऊंगा और सॉरी इन्वेस्ट भी नहीं कर पाऊंगा आपकी कंपनी में। मैंने पूछा उन्हें कि अचानक से क्या हुआ, कहीं कुछ उल्टा सीधा सुना क्या उन्होंने हमारी कंपनी के लिए, तो वो बोले कि नहीं, बस उनके फाइनेंस एडवाइजर ने मना कर दिया है और वो सब फाइनेंशियल डिसीजन उसी के कहने पर लेते हैं। अर्पिता बोली, वाह, तो उस दिन मीटिंग में उस एडवाइजर को लाते ना साथ में, तब तो इतनी फेक लॉजिक कर रहे थे। वो सब क्या इंप्रेशन झाड़ने का तरीका था? तुमने नकुल श्रीवास्तव को भी मना कर दिया क्या? ऋत्विक बोला, हाँ यार, आज सुबह ही फोन करके मना किया था उन्हें, अब दोबारा पूछूंगा तो पता नहीं मानेंगे या नहीं। अर्पिता बोली, एक काम करो, तुम ना उनसे पूछ ही लो, क्या पता मान जाए वो। ये बिजनेस है, शादी का प्रपोजल थोड़ी ना है जो मना करती मुंह फुलाकर बैठे होंगे। अभी तो काफी रात हो गई है, एक काम करो तुम मैसेज ड्रॉप कर दो उन्हें, सुबह पढ़कर रिप्लाई कर देंगे वो, और अगर कुछ नहीं हुआ तो वो दुखों का राजा निशांत अग्रवाल तो है ही हमारे पास। ऋत्विक बोला, ठीक है, चलो बाय, एंजॉय योर छुट्टी। अर्पिता फोन रखते ही बोली, बिल्कुल रिजल्ट डे जैसी फीलिंग आ रही है बाबा जी। गौरव को सच बताना और अब ये नकुल श्रीवास्तव का हाँ या ना कहना सब एग्जाम जैसा लग रहा है। रक्षा करना बाबा जी। अगले दिन सुबह ही अर्पिता और गौरव रिजॉर्ट के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर अर्पिता ने देखा कि गौरव ने एक लग्जरी स्वीट बुक कराया था। रूम देखकर अर्पिता खुद से बोली, इस नाटक के लिए इतने पैसे खर्च कर दिए इसने, कमाल है। पर इसका प्लान क्या है अब? गौरव बोला, अर्पिता मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ, बस 10 मिनट, तुम रेस्ट करो तब तक। गौरव बाथरूम में गया तो उसके जाते ही अर्पिता गौरव के बैग की तलाशी लेने लगी। सिर्फ 8-9 घंटे के लिए आए हैं हम यहाँ, लेकिन ये इस बैग में भरकर क्या लाया है? देखे तो सही इसमें क्या है। अर्पिता ने पहली चेन खोली तो उसमें रखा सामान देखकर वो चौंक गई। उसने बैग में हाथ डालकर पहले एक पेचकस निकाला और फिर एक हथौड़ा और फिर लाल रंग। वो बोली, ओह, तो इनसे डराने वाला था ये हमें। खुद पर हमला करके और ये लाल रंग गिराकर चोट लगने का नाटक करेगा। पर तुम्हारा पाला ना हमसे बड़ा है बच्चू, क्योंकि अब तुमसे पहले अटैक हम पर होगा। वैसे तो हम आमने सामने बैठकर भी बात कर सकते थे, पर तुम्हें गेम खेलना है ना, तो ठीक है। अर्पिता जैसे ही लाल रंग अपनी कुर्ती पर लगाने लगी वैसे ही रूम की बेल बजी। अर्पिता बुदबुदाई, अभी कौन आ गया? अर्पिता ने जल्दी से सारा सामान पलंग के नीचे डाला और जाकर दरवाजा खोला। बाहर होटल स्टाफ का एक लड़का ट्रॉली लेकर खड़ा था। वो बोला, गुड आफ्टरनून मैम, ये आपका ऑर्डर, अंदर रख दूं? अर्पिता ने हाँ में गर्दन हिलाई और ट्रॉली पर रखी वाइन की बोतल और ग्लासेस देखकर मन में बोली, हमारी कन्फेशन के बाद सेलिब्रेशन होगा। हाँ, 1 साल से इस आदमी के साथ रह रहे हैं, लेकिन ये इंसान ना हमको आज तक समझ में नहीं आया बाबूजी। जाते समय वो लड़का अर्पिता को रिजॉर्ट की फैसिलिटीज के बारे में समझाने लगा। मैम, इसी फ्लोर पर बार है और जिम भी है। स्पा फर्स्ट फ्लोर पर है और सेकंड फ्लोर पर ना रेस्टोरेंट है और आपके रूम के जस्ट पीछे पूल है। रिजॉर्ट में ये सिंगल रूम है जिससे पूल कनेक्टेड है। अर्पिता बोली, मतलब जो भी पूल में हो वो इस रूम में आ सकता है? लड़का ये सुनकर झिक गया। वो बोला, नहीं मैम, बंद रूम में कोई कैसे आएगा? जब आपको पूल में जाना हो सिर्फ तभी दरवाजा खोलिएगा। अर्पिता बोली, और दरवाजा बंद करके पड़े रहे हम जेल में? इस कनेक्टेड पूल के नाम से इस रूम के बहुत पैसे लिए होंगे आपके रिजॉर्ट वालों ने। लड़का चुपचाप अर्पिता को देखने लगा तो वो बोली, हम तो मजाक कर रहे थे, चलिए थैंक यू। लड़के के जाते ही अर्पिता पलंग की तरफ भागी। तभी उसे बाथरूम का गेट खोलने की आवाज आई। उसने सामान पलंग के नीचे ही रहने दिया और बैग की चेन बंद करके उसे जगह पर रख दिया। गौरव बाहर आया तो बोला, वो पीछे वाला दरवाजा खोलो, पूल दिखता है वहां से। अर्पिता दरवाजा खोलते हुए खुद से बोली, पहले से पता है इसे सब, जानबूझकर ये रूम बुक करवाया इसने ताकि लगे कि अटैकर पीछे से आया था। आने दो, अब तुम्हारा अटैक का सामान तो मिलेगा नहीं तुम्हें, नाटक कैसे करोगे? अर्पिता बोली, हम भी वॉशरूम जाकर आते हैं, फिर तुमने जो वाइन मंगाई है वो भी तो पीनी है। अर्पिता अंदर गई और दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर की आवाज सुनने लगी। कुछ देर बाद अर्पिता बाहर गई तो देखा गौरव थोड़ा परेशान लग रहा था। अर्पिता बुदबुदाई, बेचारा मर्डर का सामान तो चोरी हो गया इसका, अब कैसे मारेगा? अर्पिता आगे आने लगी तो उसने देखा कि गौरव ने अपने हाथ में अपने पीछे कुछ छुपाया हुआ था। अर्पिता वहीं रुककर बोली, क्या छुपा रही हो तुम? गौरव बोला, अर्पिता पहले मेरा कुछ और प्लान था, लेकिन लग रहा है वो कामयाब नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लान बी आजमाने जा रहा हूँ, यहाँ आओ। अर्पिता मन में बोली,
ये क्या करने वाला है बाबा जी? प्लान बी क्या है इसका? जरूर दूसरी वाली चेन में कुछ रखा होगा इसने। हम भी कितने बेवकूफ हैं, एक चेन देखकर रुक गए। अर्पिता बोली, दूर से बता दो ना। गौरव बोला, दूर से नहीं बता सकता, पास आना पड़ेगा। मेरे पैर में फ्रैक्चर ना होता तो तुम्हें नहीं बोलता मैं। अच्छा अब आओ तो सही। अर्पिता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसने अपने हाथ पीछे किए और आगे बढ़ते हुए चुपके से टेबल पर से खाना खाने वाली छुरी उठा ली। वो मन में बोली, हमारा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है बाबा जी? सब नाटक ही तो है। कौन सा सच में हम एक दूसरे को मारने वाले हैं? और हमें ये भी तो नहीं पता ना कि गौरव ने अपने हाथ में क्या छिपाया है। अर्पिता जैसे ही गौरव के नजदीक पहुंची तो गौरव बोला, अर्पिता हम सब अपनी लाइफ में कोई ना कोई गलती जरूर करते हैं। अपनी गलती मान लेना ही सही इंसान की निशानी है, लेकिन जो अपनी गलती ना माने उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये बोलकर गौरव अपना हाथ पीछे से आगे लाने लगा। अर्पिता की नजरें एक टक गौरव के हाथों की तरफ ही थी। तभी अचानक फायर अलार्म बज उठा और फायर अलार्म की आवाज से अर्पिता जोर से चिल्लाई और पीछे होते हुए अपने ही पैरों में अटक कर नीचे गिर गई। गौरव उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा तो उसका टूटा हुआ पैर बोझ नहीं संभाल पाया और वो भी नीचे गिर गया। अर्पिता गौरव को संभालते हुए बोली, गौरव ठीक हो ना तुम? तुम्हारा पैर उठो, शायद आग लग गई है, हमें बाहर निकलना होगा। अर्पिता ने गौरव को सहारा देकर उठाया और अपना और गौरव का बैग लेकर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। वहाँ एक होटल स्टाफ ने उनकी मदद की और दोनों को रिजॉर्ट के गार्डन में पहुंचाया। रिजॉर्ट के सभी गेस्ट्स और वर्कर्स गार्डन में ही बैठे थे। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वहाँ पहुंच चुकी थी। कुछ देर बाद रिजॉर्ट का मैनेजर आकर बोला, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एवरीवन। थैंकफुली कोई इंजरी नहीं हुई है और प्रॉपर्टी में भी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। आग किचन में लगी थी इसलिए थोड़ा बहुत डैमेज सिर्फ वहीं हुआ है। अभी आप लोगों की सेफ्टी के लिए हमें आपको वापस लौटने के लिए बोलना पड़ेगा। आप सबका सामान रूम नंबर के टैग के साथ गार्डन के उस तरफ रख दिया है, ले लीजिए। वी आर रियली वेरी सॉरी एंड डोंट वरी, आप सभी की बुकिंग के पैसे हम रिफंड कर देंगे। गौरव झुंझलाकर बोला, ओह नो, सारा प्लान फेल कर दिया इस स्टूपिड आदमी ने। आखिर क्या प्लान है गौरव का? क्या सच में वही ब्लैकमेलर है? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता को गौरव पर शक था कि वो अर्पिता के कोयल होने का सच जान चुका है और इसलिए अर्पिता से सच उगलवाने के लिए वो ब्लैकमेलिंग का तरीका अपना रहा है। अर्पिता भी उसे टक्कर देने के लिए तैयार थी और इसलिए अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर उसके साथ एक रिजॉर्ट चली गई। लेकिन जब सच का खुलासा होने ही वाला था तभी रिजॉर्ट में फायर अलार्म बज गया और सभी लोगों को रिजॉर्ट में गार्डन में इकट्ठा करके रिजॉर्ट खाली करने के लिए कह दिया गया। ये सुनते ही गौरव बोला, ओह नो, सारा प्लान फेल कर दिया इस स्टूपिड आदमी ने। अर्पिता मन में बोली, क्या बुड़बक आदमी है ये, अभी भी प्लान की पड़ी है इसे। ये गेम हमको ही बंद करना पड़ेगा लगता है। अब घर जाते हुए दो टूक बात कर ही लेंगे इससे। अर्पिता बोली, ओ एंग्री मैन, अगर आग सच में स्टूपिड हो जाती ना तो तुम जिंदा नहीं बचते इतना दुख मनाने के लिए। चलो अब मन गई हमारी एनिवर्सरी। गौरव खड़ा होते ही जोर से चिल्लाया और फिर से कुर्सी पर बैठ गया। वो बोला, अर्पिता बहुत तेज दर्द हो रहा है, अभी रूम में गिरा था ना, शायद तब लग गई है फिर से पैर में। अर्पिता ने होटल स्टाफ से व्हील चेयर लाने के लिए कहा और उनकी मदद से गौरव को कार के पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। अर्पिता बोली, ये लो तुम्हारी दर्द की दवा खा लो, अब हम तुम्हें सीधा हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं यहाँ से, तब तक कंट्रोल कर लो। गौरव बोला, अर्पिता वहाँ मेरा कुछ सामान है। अर्पिता बोली, बैग ले आए तुम्हारा और हमारा हम, अब क्या बचा है? गौरव कुछ बोलता बोलता रुक गया और फिर बोला, अब कुछ नहीं, चलो। अर्पिता जल्दी से रिजॉर्ट से निकलकर हॉस्पिटल पहुंची और गौरव को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पुराना प्लास्टर हटाकर फिर से एक्सरे किया और बोला, फ्रैक्चर तो पहले जितना ही है पर गिरने से अचानक दर्द हो गया है। मैं फिर से प्लास्टर लगवा देता हूँ, आप प्लीज इनको घर पर ही रखिएगा और ये यूं ही अपने टूटे पैर पर अगर जोर डालते रहे तो इस फ्रैक्चर को सही होने में 2 साल लग जाएंगे। अर्पिता गौरव को घर लेकर पहुंची तो सुमन बोली, जल्दी आ गए, क्या हुआ? तुम लोग तो रात को आने वाले थे ना? अर्पिता बोली, वहां जाकर लगा कि सेलिब्रेशन तो घर वालों के साथ ही होता है, इसलिए वापस आ गए, साथ में खाना खाएंगे, है ना गौरव? गौरव ने अर्पिता की हाँ में हाँ मिलाई। अर्पिता और गौरव लौटते समय पहले ही आपस में बात कर चुकी थी कि घर में कलेश से बचने के लिए किसी को कुछ नहीं बताएंगे। निर्मला बोली, अरे अब तुम लोगों की जिद में बबुआ बिना बात इतना थक गया ना, शकल देखो कैसी मुरझाई मूली सी हो गई है। हमने तो पहले ही बोला था कहाँ जाओगे, लेकिन सुनता कौन है हमारी। पर चलो, जब जागो तब सवेरा, 3 बज गया है। चलो तो अर्पिता, अब हम जल्दी से कुछ बढ़िया सा बना लेते हैं। सुमन बोली, हम का आपके बढ़िया को नजर लगा देंगे, हम भी चलेंगे और कुछ बनाएंगे अपने गौरव जी और अर्पिता के लिए। पूरा दिन बस खाने पीने और दोनों माओं के तानों और लड़ाइयों में ही निकल गया। रात को अर्पिता ये सोचकर कि अब वो गौरव से सारी बात क्लियर करेगी अपने कमरे में पहुंची, लेकिन उसने देखा कि गौरव तो सो चुका था। वो बुदबुदाई, अब तो हमें 100% यकीन हो गया है कि गौरव ही वो ब्लैकमेलर है। दिन भर हमारे साथ ही था, इसलिए ना हमें कॉल कर पाया और ना मैसेज। और वहाँ रिजॉर्ट में वो गलती मानने ना मानने पर भाषण भी तो दे रहा था। वैसे आग थी तो स्टूपिड, आज सब नौटंकी खत्म होते होते रह गई। गौरव भी सो गया है, अब तो कल बात हुई इससे। अर्पिता को अचानक ध्यान आया कि ऋत्विक नकुल श्रीवास्तव से बात करने वाला था। वो खुद से बोली, अरे ऋत्विक से खबर लेना तो भूल गए, बालकनी में जाकर बात करते हैं उससे। अर्पिता ने बालकनी में जाकर ऋत्विक को फोन मिलाया तो उसे पीछे से आवाज आई, ऐसे कौन से दूध के झरने में नहा कर आए हैं गौरव जी, जो इनका पीला पड़ा प्लास्टर फिर से सफेद हो गया। अर्पिता अपनी माँ की आवाज सुनकर घबरा गई। वो बिना मुड़े बोली, क्या बोल रही हो माँ, पीला प्लास्टर सफेद कैसे हो सकता है? आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। सुमन बोली, अच्छा हमारे जमाने में ये वॉशिंग मशीन नहीं थी बिटिया रानी, हाथ से पूरे घर के कपड़े धोए हैं, पीले और सफेद में फर्क समझ आता है हमको। अर्पिता बोली, माँ याद आया, प्लास्टर पर ना एक केमिकल लगा होता है जो सूरज की गर्मी को अंदर नहीं जाने देता, उससे धूप में जाने से प्लास्टर का कलर भी बदल जाता है, इसलिए सफेद हो गया होगा शायद। सुमन ताना मारते हुए बोली, अच्छा, और वो केमिकल से प्लास्टर पर लिखा हुआ भी गायब हो जाता है, ये तो बहुत बढ़िया केमिकल है, हमारे लिए ले आओगी? वो कुछ साल पहले तुम अपनी अम्मा की सफेद साड़ी पर अपने हरे सूट का रंग चढ़ा दी थी ना, उतार देंगे हम। अर्पिता बोली, लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ माँ? सुमन बोली, परसों जब तुम ऑफिस में थी तब गौरव जी का हाल चाल पूछने तुम्हारी सहेली सीना आई थी अपने लल्ला को लेकर, तो उसके लल्ला ने गौरव जी के प्लास्टर पर अपना रंग चला दिया था। अब तुम एक काम करो अर्पिता, हमको जल्दी से बताओ तो आज क्या हुआ?
तुम दोनों जल्दी घर क्यों आ गए और गौरव जी का प्लास्टर क्यों बदलवाया? अर्पिता पलटी और बोली, माँ तुम भी ना बस पीछे पड़ जाती हो, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्या करोगी जानकर? सुमन बोली, अरे तुमको नहीं बताना, चलो हम कल तुम्हारे रिसॉर्ट में फोन करके पूछ लेंगे। वो क्या नाम था उसका? अशांति रिसॉर्ट? अर्पिता अपने दांत पीसते हुए बोली, शांति रिजॉर्ट, जानकर नाम क्यों गलत बोल रही हो? सुमन मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि अब शांति अशांति में बदलेगी ना। अर्पिता हार मानते हुए बोली, ठीक है मेरी माँ बताते हैं हम, पर तुमको कसम है जो तुमने मम्मी जी को कुछ बताया, वरना वो हमारा बबुआ करके ना छोटी सी बात को इंटरनेशनल मुद्दा बना देंगी। रिजॉर्ट में छोटी सी आग लग गई थी, फायर अलार्म बजा और भागदौड़ में गौरव के पैर में लग गई। हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने एक्सरे करने के लिए पुराना प्लास्टर काटा और फिर नया प्लास्टर चढ़ा दिया। पर अच्छी बात यह है कि गौरव को ज्यादा लगी नहीं, बस झटका आने से दर्द हो गया था और फिर हम घर वापस आ गए। अब इस बात के लिए आपको जासूस बनने की क्या जरूरत थी? आप लोग परेशान ना हो इसलिए हमने आपसे सब छिपाया था। सुमन बोली, इसीलिए तो हमने घर पर पूजा के लिए कहा था, पर तुम लोग होटल को भगवान से ऊपर रख दिए और बोले कि छुट्टी देकर पूजा करेंगे रविवार को। हाँ, भगवान सब देखता है। बस यही डर था, आप भगवान को घुसा दोगी बीच में। आगे से ध्यान रखेंगे आपकी बात का, ठीक है? अब सो जाएं, कल ऑफिस जाना है हमको। अर्पिता और उसकी माँ वहां से अंदर गए तो बगल के कमरे में सब सुन रही गौरव की मम्मी बुदबुदाई, माँ बेटी एक टीम हो गई हैं, हमसे हमारे बेटे की बात छुपाई। अरे सुमन देवी, निर्मला ने भी कपड़े हाथ से ही धोए हैं, तुमसे कम नहीं है हम, मजा तो चखाएंगे। अगली सुबह अर्पिता ऑफिस पहुंचकर ऋत्विक की कैबिन में गई तो उसे देखकर बोली, हम एक दिन के लिए क्या गए, अपना ये हाल बना लिया तुमने, ये सिर पर चोट कैसे लगी है? हाँ? ऋत्विक बोला, कुछ नहीं, बस गिर गया था। तभी किसी ने पीछे से बोला, ऋत्विक झूठ क्यों बोल रहे हो? अर्पिता, इन्हें कल एक बाइक वाले ने धक्का दे दिया था सड़क पर। अर्पिता ने घूमकर देखा तो वहां नकुल खड़ा था। अर्पिता चौंक कर बोली, आप यहाँ? और कब हुआ ये सब? नकुल बोला, कल सुबह ऋत्विक का मैसेज मिला मुझे कि ये मुझसे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करने के लिए मिलना चाहते हैं, तो हम लोग उसी सिलसिले में मीटिंग करके जब कार तक जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे तो तेज स्पीड में एक बाइक आई और बाइक वाले ने ऋत्विक को धक्का दे दिया। ऋत्विक बोला, और नकुल ने मुझे बचा लिया, वरना बहुत ज्यादा लगती। थैंक यू सो मच नकुल। नकुल बोला, ऋत्विक आप कल से मुझे 100 बार थैंक यू बोल चुके हैं, प्लीज अब मैं एम्बैरेस हो रहा हूँ, आपकी जगह मैं होता तो आप भी यही करते ना। अर्पिता गुस्से में बोली, लोगों में कोई ईमान धर्म ही नहीं बचा है, कौन था वो बाइक वाला, उसे पकड़ा कि नहीं? हम होते ना तो चटनी बना देते उसकी। ऋत्विक बोला, शांत झांसी की रानी शांत, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मुझे लूटने के लिए आया था पर ऐसा कर नहीं पाया। नकुल बोला, पता नहीं, लूटने आता तो लूटता ना, वो तो बस धक्का मारकर चला गया, स्ट्रेंज। ऋत्विक बोला, अरे कुछ नहीं हुआ ना मुझे, बस। अच्छा अर्पिता, तुम्हें इंपॉर्टेंट बात तो बताई नहीं, नकुल इज रेडी टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, तो आज मौका मिलते ही इन्हें ऑफिस विजिट के लिए बुला लिया। अर्पिता खुश होकर बोली, ओह वाओ, थैंक यू एंड वेलकम सर, चलिए आपको हमारा स्टूडियो दिखाते हैं। नकुल बोला, अर्पिता अब हम लोग पार्टनर्स बनने वाले हैं, तो सर्वर नहीं नकुल ही बोलो। अर्पिता ने मुस्कुराकर ठीक है कहा, तभी आलोक आकर बोला, अर्पिता मैडम कॉल आया है, जल्दी आ जाओ, माइक रेडी आपका। अर्पिता एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से चली गई तो नकुल ऋत्विक से बोला, कॉल आया है और माइक रेडी है मतलब? ऋत्विक स्पीकर की तरफ इशारा करके बोला, आप खुद ही सुन लीजिए। हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कोयल मल्होत्रा पीएचडी स्पेशलिस्ट को, तो आइए सुनते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। नकुल ने हैरान होकर कहा, अर्पिता ही कोयल मल्होत्रा है? वाओ, शेयर योर सीक्रेट्स विद कोयल मल्होत्रा। एक लड़की बोली, हेलो कोयल दीदी, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं है मेरे, लेकिन बहुत लोगों से काफी ज्यादा है, इसलिए कुछ लोग मुझसे जलते भी हैं और मेरी फोटोज और पोस्ट पर गंदे गंदे कमेंट्स भी करते हैं, कभी मेरे लुक्स को लेकर तो कभी मेरे कपड़ों के लिए। वो तो मेरी फैमिली तक को नहीं छोड़ते। अभी मुझे पता चला कि मेरी क्लासमेट ही एक फेक आईडी से मेरी पोस्ट पर उल्टे सीधे कमेंट्स करती है। आई वांट टू फाइट फॉर माई सेल्फ, और इसलिए उसकी इंसर्ट करनी है मुझे सबके सामने। आप बताओ मैं उसे सबक सिखाने के लिए क्या करूँ? अर्पिता बोली, सबक तो सिखाने चाहिए ऐसे लोगों को। तुम एक काम करो, उसकी कुछ फोटोज को एडिट करके ना अपने पेज पर पोस्ट कर दो और उसकी रियल और फेक दोनों आईडीज को टैग कर दो। ये सुनकर आलोक अर्पिता को हैरानी से देखने लगा। ये कैसी एडवाइस दे दी कोयल और अर्पिता ने कॉलर को, जो सब हो गए हैं हैरान। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। नकुल श्रीवास्तव रेडियो मस्ती में इन्वेस्टमेंट के लिए मान गया था। वो ऑफिस विजिट करने के लिए आया, तभी कॉलर ने कोयल मल्होत्रा शो में कॉल किया। नकुल ये जानकर सरप्राइज हो गया कि अर्पिता ही कोयल है। कॉलर एक टीनेजर लड़की है जो अपनी सोशल मीडिया पेज पर ट्रोलिंग से परेशान है। उसे ये पता चला कि उसकी क्लासमेट अपनी फेक आईडी से उसके लिए उल्टे सीधे कमेंट्स करती है। कॉलर अपनी इस इंसल्ट का बदला लेना चाहती है, इसलिए वो कोयल से कोई तरीका पूछती है। अर्पिता ने बोला, तुम एक काम करो, उसकी कुछ फोटोज को एडिट करके अपने पेज पर पोस्ट कर दो और उसकी रियल और फेक दोनों आईडीज को टैग कर दो। कॉलर बोली, दीदी इससे तो मैं ही बदनाम हो जाऊंगी कि किसी के लिए झूठ और खराब बोल रही हूँ, मुझे उसको बदनाम करना है। अर्पिता बोली, हाँ तो तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि कीचड़ में पत्थर उछालोगे तो चींटी तो लगेंगे, ऐसे ही किसी का बुरा करने निकलोगे तो खुद के साथ तो बुरा होगा ही। ये ना एक इनफाइनाइट लूप है, बुरा करो बुरा पाओ और अच्छा करो अच्छा पाओ। चलो इस पर एक कहानी सुनाती हूँ। एक बॉक्सर था जॉर्ज, वो काफी फेमस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। बॉक्सिंग के टूर्नामेंट आने वाले थे, तभी एक आदमी जॉर्ज से मिलने आया। उसने कहा कि जॉर्ज भले ही स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन उसका एक मूव सही नहीं है और उसकी वजह से वो हार सकता है। जॉर्ज ने ये सुना तो वो गुस्सा हो गया कि एक मामूली सा आदमी उसकी बॉक्सिंग में कमी निकाल रहा है। वो गया और उस आदमी को धो दिया। दूसरे दिन किसी और आदमी ने कहा कि जॉर्ज पागल है, बिना बात एक आदमी को मार कर आ गया। जॉर्ज को गुस्सा आया कि वो आदमी झूठ क्यों बोल रहा है, उसने तो किसी वजह से पहले वाले आदमी को मारा था। इसलिए गुस्से में जॉर्ज ने दूसरे आदमी को भी धो दिया। बात फैलती गई और धीरे धीरे कोई ना कोई जॉर्ज के बारे में कुछ बोलता और जॉर्ज बस सबको सबक सिखाने में लगा रहता। अब जॉर्ज का सारा टाइम लड़ाई और झगड़े में ज्यादा और प्रैक्टिस में कम बीतने लगा। फाइनली मैच का दिन आया और जॉर्ज हार गया। अब सब उसके दुश्मन बन गए थे और जॉर्ज को भी यकीन हो गया कि वो सबसे पहला आदमी सही कह रहा था। पता है ट्रोल्स के साथ भी ना यही होता है, हमें पहले वो बुरे लगते हैं, फिर हमें उन पर गुस्सा आता है, हम बदले की भावना में जलने लगते हैं और फाइनली वो झूठ सच में बदल जाता है क्योंकि हम उस झूठ पर इतना ध्यान देते हैं कि वो रियलिटी लगने लगता है।
अब तुम्हारी वो क्लासमेट कुछ ऐसा बोल रही है जिसे बोलने के लिए उसे फेक आईडी बनानी पड़ रही है। तो इसी से समझ जाओ कि वो खुद कितनी इनसिक्योर है। उसको तो सबक सिखाने की जरूरत है ही नहीं। 2-4 अच्छे फोटोज डाल दो, वो तो ऐसे ही बीमार पड़ जाएगी। खुद को बेहतर बताकर नहीं, बेहतर बनाकर उसको सबक सिखाओ। अपने लिए फाइट करना है ना तुम्हें, तो अपने ट्रोलर्स को एक बड़ी सी स्माइल दो और कहो आई डोंट केयर। कॉलर बोली, समझ गई मैं दीदी, आपने सही कहा। इतने दिन से उस लड़की और उसके कमेंट्स के बारे में सोच कर पागल हो गई थी मैं। अपने अच्छे खासे चेहरे पर भी कमी नजर आने लगी थी मुझे। कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव सोचने की जगह उसका बुरा कैसे करूं ये सोचती हूँ। लेकिन अब नहीं, अब मैं ट्रोलर्स की हर उस बात को अवॉइड करूंगी जो जानबूझकर मेरा कॉन्फिडेंस कम करने के लिए बोली गई है। और जैसा आपने कहा, एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलूंगी आई डोंट केयर। थैंक यू दीदी। कॉल खत्म होने के बाद नकुल और ऋत्विक रिकॉर्डिंग रूम में आए। नकुल बोला, यू नो अर्पिता, ये जानने के बाद कि तुम ही कोयल हो, मुझे जरा भी दुख नहीं है कि तुमने मेरा जॉब ऑफर ठुकरा दिया। मेरी कंपनी में जॉब करती तो तुम सिर्फ कुछ लोगों की हेल्प करती, अभी तो सभी की कर रही हो। अर्पिता बोली, वैसे आप ये बात दिल से बोल रहे हैं या दिल पर पत्थर रखकर बोल रहे हैं? नकुल बोला, आई विश मेरे पास हनुमान जी जैसी सुपर पावर्स होती तो तुम्हें सीना चीर कर दिखा देता कि उस पर कोई पत्थर नहीं है। जोक्स अपार्ट, क्या अब हम ऑफिस देख सकते हैं? ऋत्विक बोला, ओह श्योर, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज आवर रिकॉर्डिंग रूम नंबर 1। यहाँ से हम नॉर्मली लाइव शोज करते हैं और दूसरे रूम को प्री रिकॉर्डेड शोज की रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ सारा सेटअप जर्मन बेस्ड मशीनरी से किया है। चलिए आपको बाकी का ऑफिस दिखाता हूँ। नकुल और ऋत्विक रिकॉर्डिंग रूम से बाहर चले गए और अर्पिता अपना शो करने लगी। कुछ देर बाद वहां राज आया और बोला, नकुल जाने वाला है तो भाई ने तुम दोनों को बुलाया है। अर्पिता बोली, तुम दोनों चलो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। दोनों के जाने के बाद अर्पिता का फोन बजा। प्राइवेट नंबर देखकर अर्पिता बोली, ये गौरव को चैन नहीं है बिल्कुल भी। कल के इंसिडेंट के बाद भी समझ नहीं आया उसे। अर्पिता ने फोन उठाते कहा, मुझे सब समझ आ गया है, आज सब मसला सुलझा देंगे हम, हमें ऑफिस से फ्री हो जाने दो। ब्लैकमेलर बोला, तो फाइनली तुम्हें समझ आ ही गया। हाँ चलो अच्छा है, अब मुझे किसी और पर अटैक नहीं करना पड़ेगा। अर्पिता बोली, किसी और पर? तुमने किसी पर अटैक किया क्या? अब ना तुम ये नाटक बंद करो, बहुत हो गया है, अब हमको इरिटेशन हो रही है। ब्लैकमेलर बोला, तुम्हें इरिटेट करने के लिए सॉरी डार्लिंग, पर तुम ऐसे अनजान मत बनो। अब अटैक किया तो था कल तुम्हारे बाहर वाले हस्बैंड ऋत्विक पर। अभी तक तो न्यूज मिल गई होगी ना तुम्हें। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके साथ वाले ने बचा लिया उसे, वरना प्लान तो सॉलिड बनाया था मैंने। और तुम्हें ये नाटक खत्म करना है तो बोल दो ना कि मेरी बात मानोगी, बस फिर सब परफेक्ट हो जाएगा। और हाँ सॉरी, तुम्हें पहले बताना भूल गया था कि तुम्हारे किस हस्बैंड पर अटैक की बात कर रहा था मैं। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, बाय। फोन करते ही अर्पिता गुस्से में चीखी, गौरव सारा सच कन्फेस करवाने के लिए तुम इतना गिर जाओगे, हमने सपने में भी नहीं सोचा था कभी। हमसे एक बार पूछते तो सही कि ऋत्विक से हमारा रिश्ता क्या है। उस बेचारे को क्यों बलि का बकरा बना दिया? तुमने इस बार हद पार कर दिया है, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अर्पिता ने खुद को संभाला और बाकी सभी लोगों के पास जाकर बैठ गई। नकुल बोला, ऋत्विक थोड़ी देर हम साथ में काम कर लेते हैं, उसके बाद हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को देखकर एमओयू भी साइन कर लेंगे। अब मैं निकलता हूँ, ओके? ऋत्विक बोला, श्योर नकुल, आपका जब मन हो आप यहाँ आ सकते हो। थोड़ा बोलने का शौक हो तो आपकी रिकॉर्डिंग भी करवा देंगे। नकुल बोला, कोयल मल्होत्रा के सामने रिकॉर्डिंग की बात करते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। मैं बिजनेसमैन ही अच्छा हूँ, ये आज ही हम अर्पिता पर ही छोड़ देते हैं। नकुल ने अर्पिता को देखा तो उसे पता चला कि अर्पिता का ध्यान तो कहीं और ही था। राज बोला, अर्पिता नकुल कुछ बोल रहे हैं तुझसे। अर्पिता ने अभी भी जवाब नहीं दिया तो आलोक बोला, ऐसा फेस क्यों बनाया है जैसे किसी का मर्डर करके पछतावा हो रहा है तुझे? अचानक से अर्पिता रोने लगी। उसे ऐसे रोता देख सब हैरान रह गए। ऋत्विक उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसने कहा, क्या हुआ अर्पिता, तुम ठीक हो? ऋत्विक, तुम्हारे साथ ये सब मेरी वजह से हुआ है। ऋत्विक कंफ्यूज होकर बोला, क्या सब? कल वो अटैक तुम पर मेरी वजह से हुआ था। ये सुनकर सब चौंक गए। ऋत्विक बोला, तुम्हारी वजह से? पर क्यों? और तुम्हारी वजह से कोई हमला क्यों करेगा मुझ पर? कुछ दिनों से मुझे एक आदमी फोन करके धमकियां दे रहा है। मैंने उसे अवॉइड किया, लेकिन मुझे लगा वो सिर्फ कोई क्रेजी फैन या ऐसे कोई आवारा लड़का है। लेकिन उसने मुझे कल धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। उसने अभी 5 मिनट पहले खुद फोन करके बताया कि उसने तुम पर अटैक करवाया था। उसने बोला कि मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो ऐसे ही करता रहेगा। ऋत्विक बोला, लेकिन वो धमकी किस बेस पर दे रहा है और क्या मानने के लिए बोल रहा है वो? अर्पिता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, वो उसने नहीं बताया कि उसको क्या चाहिए, बस बार बार बोल रहा है कि मेरी बात मानने के लिए हाँ करो। उसको पता है कि हम ही अर्पिता हैं और हम ही कोयल हैं। उसे हमारे घर और हमारे बारे में सब पता है ऋत्विक। वो बोल रहा है कि हमारी रियल आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर देगा, हम नहीं बता सकते किसी को। नकुल बोला, अर्पिता तुम्हें उसका नाम नंबर कुछ भी पता है उसके बारे में जो हम पुलिस को बता सके? ये बहुत सीरियस इशू है। उसने ऋत्विक को मारने की कोशिश की है, हमें उसे पकड़वाना ही होगा। नहीं, वो प्राइवेट नंबर से फोन करता है और हम पुलिस को नहीं बोलेंगे। हमारी फैमिली को कुछ पता चला तो सब बहुत गुस्सा करेंगे। प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व मत करो। ऋत्विक बोला, ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन अब की बार जब भी उसका कॉल या मैसेज आए तो हमको भी बताना। अर्पिता मन में बोली, कॉल और मैसेज इनको दिखाएंगे तो इन्हें तो सब पता चल जाएगा, हमारी गौरव से शादी और बाकी सब कुछ। ये तो इनसे छिपानी पड़ेगा, वरना यहाँ भी लोग झूठी समझने लगेंगे हमको। ऋत्विक बोला, हमें पहले पता करना होगा कि ये कर कौन रहा है। अर्पिता तुम्हें किसी पर शक है? अर्पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। राज बोला, भाई मुझे लग रहा है कि अर्पिता को कोई दुश्मनी ऐसा कर रहा है। पिछले दिनों शो के चक्कर में कई लोगों से पंगा लिया है इसने, तो हो सकता है कोई अपनी खुन्नस निकालने के लिए कर रहा हो ये। सब लोग उन लोगों के बारे में सोचने लगे जिनसे कोयल की दुश्मनी हो सकती है, लेकिन अर्पिता बस यही सोच रही थी, गौरव आज तो तुम्हारी टूटी टांग पर भी तरस नहीं खाएंगे हम। आज तुम्हें चाहे सुमन देवी बचाए या फिर निर्मला देवी, बचोगे नहीं तुम। अब क्या हाल करेगी अर्पिता गौरव का, और क्या अब हमेशा के लिए बदल जाएगा अर्पिता और गौरव का रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता को ब्लैकमेलर ने धमकी दी थी कि अर्पिता उसे एक मजाक समझ रही है, इसलिए वो डेमो के तौर पर अर्पिता के पति पर हमला करेगा। अर्पिता को विश्वास था कि गौरव उससे सच उगलवाने के लिए ये सब कर रहा है, इसलिए वो भी उसका इस नाटक में साथ देती है। अगले दिन अर्पिता ऑफिस पहुंची, तब उसे समझ आया कि ब्लैकमेलर उसके पति गौरव नहीं बल्कि ऋत्विक पर हमले की बात कर रहा था। अर्पिता ये सोचकर हैरान थी कि गौरव गुस्से में इस हद तक पहुंच गया है कि किसी पर हमला करवा सकता है। अर्पिता ये सोचकर दुखी थी कि उसकी वजह से ऋत्विक की जान खतरे में है। वो वहीं रोने लगी और मजबूरी में उसे सबको ये बताना पड़ा कि ऋत्विक पर हमले की वजह अर्पिता खुद है और कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि उसकी बात ना मानने पर वो कोयल की असली पहचान सबके सामने ले आएगा। ऑफिस में सभी ये सोच रहे थे कि ऐसा कौन कर सकता है। तब राज बोला,
अर्पिता ने कोयल शो में लोगों को जस्टिस दिलाने की वजह से काफी दुश्मन बना लिए हैं। उनमें से कोई भी ऐसा कर सकता है। आलोक बोला, वो भैरव सिंह जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में पकड़ा था, वो कर सकता है ये? ऋत्विक बोला, चांसेस हैं। या फिर सोनाली, वो भी अर्पिता और हम सबसे बदला लेने के लिए कर सकती है ये। उसे तो पता भी है कि कोयल ही अर्पिता है। राज बोला, नहीं भाई, सोनाली नहीं है, वो तो उस केस के कुछ दिन बाद ही जर्मनी चली गई थी अपनी बहन के पास, तब से वही है। ऋत्विक हैरान होकर बोला, तुझे बहुत पता है उसके बारे में, फिर से फ्रेंड बन गई क्या तेरी वो? राज बोला, नहीं भाई, वो तो मैंने ऐसी नजर रखी है उस पर, मुझे लगा वो फिर से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, पागल हूं, बार-बार अपना सिर दीवार से फोड़ूंगा। आलोक बोला, और एमएलए मोहन चौधरी और उसके पोते समर चौधरी को कैसे भूल सकते हैं? ये तो सबसे डेंजरस लोग हैं। तभी नकुल बोला, मैं यही कहने वाला था, ये इंटरनेशनल न्यूज बनी थी और मैंने सुना था कि अरेस्ट होने के थोड़े दिन बाद ही समर को बेल मिल गई थी। वैसे बेल नहीं भी मिलती तो भी इन जैसे लोगों के लिए जेल में बैठकर ये सब कराना कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। अर्पिता को चुप बैठे देख ऋत्विक बोला, तुम तो कुछ बोलो अर्पिता, तुम्हें किसी पर शक है? जरूरी नहीं कि कोई कोयल का दुश्मन हो, अर्पिता का भी हो सकता है, मतलब कोई रिश्तेदार या दोस्त, किसी से कोई लड़ाई है तुम्हारी? अर्पिता ने सोचा, गौरव से बड़ा दुश्मन कौन होगा अभी हमारा? उसे तो अभी ये गलतफहमी भी है कि हम और ऋत्विक पति पत्नी हैं, इसलिए इतना नाराज है वो हमसे, उससे जल्द से जल्द बात करनी ही पड़ेगी। अर्पिता बोली, तुम तो हमें जानते हो, अगर कोई गलत है तो हम रिश्ते नाते भी नहीं देखते, और उलझते तो हम रहते ही हैं किसी न किसी से। दुश्मनों की लिस्ट बनाने बैठेंगे तो कागज कम पड़ जाएंगे। ऋत्विक, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, घर जाएं क्या? हाँ जरूर, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नकुल बोला, या शी नीड्स रेस्ट एंड आई थिंक इस ब्लैकमेल वाली बात को हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए। वैसे भी हम सब जानते हैं गुरुग्राम बहुत अनसेफ सिटी है, ऐसे में सबको ध्यान रखना चाहिए। तो आप सब अलर्ट रहिए एंड अर्पिता टेक केयर, मैं भी निकलता हूँ, आई हैव सम मीटिंग्स टू अटेंड, बाय। नकुल निकला और उसके बाद ऋत्विक भी अर्पिता को घर ड्रॉप करने के लिए निकल गया। घर के रास्ते में ऋत्विक ने अर्पिता से पूछा, अर्पिता मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं करना चाहती? अगर तुम ऐसा कर दोगी तो फिर उस ब्लैकमेलर के पास कुछ बचेगा ही नहीं तुम्हें परेशान करने के लिए। अर्पिता बोली, ऋत्विक, हमारे घर में हमारी इस जॉब के बारे में किसी को नहीं पता है, ये रेडियो वीडियो नहीं समझ आता है उन्हें। तुम एक बार ट्राई तो करके देखो, बता दो उन्हें, तुमने जो नाम कमाया है कोयल बनकर, उससे तो कोई भी तुम पर प्राउड फील करेगा। और फिर उसके बाद हमारे घर वालों का क्या? खुलेआम सबको बता देंगे कि हमारी असली पहचान क्या है, तो 50 ब्लैकमेलर निकल आएंगे जो घर वालों के नाम पर धमकी देते रहेंगे, तब क्या करेंगे हम? तो क्या ऐसे ही डर डर कर जीते होगी कि कहीं किसी को पता न चल जाए? थोड़े टाइम में दम घुटने लगेगा तुम्हारा, इसलिए चलो सबको मत बताओ, लेकिन घर वालों को तो बता दो, जिससे उनकी नजरों में तो तुम झूठी ना कहलाओ। अर्पिता झुंझलाकर बोली, यार तुमने तो बता दो कि रट लगा दिया है। तुमको पता है ना उस ब्लैकमेलर को हमारे बारे में क्या क्या पता है? उसको ये भी पता है कि हम दोनों पति पत्नी हैं और वो ये बात सबको बताने की धमकी दे रहा है हमें। ऋत्विक ये सुनकर चौंक गया, वो बोला, क्या? लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है? हम सच में पति पत्नी तो है नहीं, तो अगर लोगों को पता भी चल जाए तो हम सच्चाई बता देंगे ना उनको। अर्पिता बोली, और फिर तुम अपने घर वालों को क्या बोलोगे? चलो बाकी सबको तो छोड़ो, तुम्हारी मॉम का क्या? उनको ऐसे अचानक से मीडिया से पता चलेगा कि हम शादी का नाटक कर रहे थे, तब उनको पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा और हमारे घर वाले 10 सवाल करेंगे कि क्या जरूरत थी हमें नाटक करने की। तुम नहीं समझते यार, ये इतना आसान नहीं है, कई से यहाँ पे जुड़ी है इस बात से, इसलिए तुम्हारी मॉम और हमारे घर वालों की सेफ्टी और सुख शांति के लिए ये जरूरी है कि हमारी सच्चाई बाहर ना आए। और हमें बहुत आगे का नहीं सोचना है अभी, बस आज के बारे में सोचना है। और आज वो ब्लैकमेलर हमारे लिए मुसीबत है, हमें उसको किसी भी हाल में ऐसा करने से रोकना है। ऋत्विक बोला, तो क्या करोगी फिर? हमें तो कोई अंदाजा भी नहीं है कि वो कौन है, अभी नहीं पता तो क्या, कभी तो पता चलेगा ही ना। अर्पिता मन में बोली, सॉरी ऋत्विक, तुम्हें भी पूरा सच नहीं बता सकते कि भले हमारी शादी नकली है पर हम असल में शादीशुदा हैं। अब तो तुम्हें बताने में भी इतनी देर हो चुकी है कि तुम भी हमें समझ नहीं पाओगे। ब्लैकमेलर को हम जानते हैं और आज सारा हिसाब कर देंगे, फिर ये मामला भी यहीं खत्म हो जाएगा। ना तुम लोगों को पल पल की खबर देनी पड़ेगी और ना गौरव से झूठ बोलना पड़ेगा हमें। अर्पिता अपना घर आने पर कार से उतर गई। ऋत्विक जब आगे से यू टर्न लेने गया तो गौरव की बिल्डिंग देखकर बोला, ओह शिट, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। गौरव को उस दिन बोला था कि मैं और कोयल हस्बैंड वाइफ है, कहीं वो तो ये सब नहीं कर रहा ना? वैसे भी कोयल को लेकर इतना ऑब्सेस था वो, अभी जाकर उससे साफ साफ बात कर लेता हूँ। ऋत्विक ने कार साइड में रोकी और उतरने लगा, तभी उसे ध्यान आया, पता नहीं गौरव इस वक्त घर पर होगा भी या नहीं, और घर पर उसकी वाइफ भी तो होगी। गौरव की हरकत से उसको क्यों एम्बैरेस करूं? बेचारी वैसे भी रिश्ते में धोखा खा रही है। गौरव से फोन पर ही बात करता हूँ। ऋत्विक को अपनी बिल्डिंग के बाहर रुका देख अर्पिता दूर ही खड़ी हो गई। वो बुदबुदाई, अब ये क्यों रुक गया यहाँ पर? कहीं गौरव से मिलने के लिए तो नहीं जाना? इसको तो पता भी नहीं है कि इस पर हमला इसके प्यारे दोस्त ने करवाया था, और घर पर तो हमारी माँ भी है। ऋत्विक को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये उनका प्यूरीफायर वाला लड़का है, इसे रोकना पड़ेगा बाबूजी। ऋत्विक ने गौरव को फोन लगाया, लेकिन गौरव ने उसके फोन का जवाब नहीं दिया। तभी अर्पिता ऋत्विक के पास गई और बोली, अब क्या हुआ? कार खराब हो गई क्या? धक्का लगाए? ऋत्विक अचानक से अर्पिता की आवाज सुनकर चौंककर बोला, अब तुम अभी तक घर नहीं गई? एक फोन आ गया था इसलिए रुके थे, फिर देखा कि तुम खड़े हो यहाँ पर, इसलिए पूछने आ गए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तुमने बताया नहीं, तुम खड़े क्यों हो यहाँ पर? ऋत्विक बोला, यहीं एक फ्रेंड रहता है, सोचा उससे मिल लूं, लेकिन फोन नहीं उठा रहा है वो, शायद बिजी होगा। चलो मैं निकलता हूँ, फिर तुम भी जाओ घर, ओके? ध्यान रखना अपना, कोई भी दिक्कत हो तो इमीडिएटली फोन कर देना मुझे, मैं आ जाऊंगा। अर्पिता मुस्कुराई और ऋत्विक भी वहां से निकल गया। अर्पिता अपनी बिल्डिंग में जाने के लिए मुड़ने लगी तो अचानक उसकी नजर दूर रोड पर खड़े एक आदमी पर गई जो उसी को देख रहा था। उसका हुलिया देखकर अर्पिता बोली, ये तो वही है जो उस दिन रेस्टोरेंट में हमारी फोटो खींच रहा था, इसको तो हम अभी बताते हैं, रुक साले। अर्पिता उस आदमी की तरफ बढ़ने लगी तो वो अपनी बाइक को तेज स्पीड में चलाकर निकल गया। अर्पिता गुस्से में बोली, हमारे पीछे जासूस छोड़ रखे हैं, गौरव को तो हम छोड़ेंगे नहीं। अर्पिता गुस्से में जल्दी जल्दी चलते हुए अपने घर पहुंची तो देखा रोज की तरह उसकी माँ और सास किसी बात पर बहस कर रहे थे। अर्पिता को देखते ही निर्मला बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई अर्पिता, परसों तुम जो सामान लाई थी उसमें एक पैकेट सूजी का था, वो तुम किसके लिए लाई थी बोले तो? अर्पिता बोली, किसके लिए मतलब? रसोई के लिए लाई थी, खाना बनाने के लिए। सुमन बोली, बुड़बाग, वो तो हमको भी पता है कि सूजी से कहाँ बनाते हैं, तुम ही बताओ, तुम सूजी हमारे लिए लाई थी अपनी सास के लिए? अर्पिता ने पैकेट को उलट पलट कर देखा और बोली, सॉरी दुकानदार, नाम लिखना भूल गया, पूछ कर आए उससे। आप दोनों के पास और कोई काम नहीं है क्या? सूजी के लिए अपने मुंह सुजा कर रखे हैं दोनों ने, आधा आधा काम ले लीजिए ना। निर्मला पैकेट अर्पिता से छीनते हुए बोली, हमको लड्डू बनाने हैं, पूरा पैकेट लग जाएगा, तुम्हारी माँ को दूसरा ला दो। सुमन ने वो पैकेट निर्मला से छीना और बोली, हमको मठरिया बनानी है, हमको 1 किलो सूजी लगेगी और ये इतना ही है। अर्पिता जिसका दिमाग पहले से ही गौरव की हरकत से खराब था, उसने अपनी माँ के हाथ से पैकेट छीना और जल्दी से बालकनी में गई। निर्मला और सुमन दोनों उसके पीछे पीछे गए। अर्पिता ने जोर से आवाज लगाई,
गार्ड भैया, ओ गार्ड भैया। गार्ड ने ऊपर देखा तो अर्पिता बोली, हम राशन में सूजी एक्स्ट्रा ले आए हैं, पैकेट नीचे गार्डन की तरफ फेंक रहे हैं, लीजिए कैच करिए। गार्ड के रेडी होते ही अर्पिता ने पैकेट ध्यान से नीचे फेंक दिया। गार्ड के कैच करते ही अर्पिता खुशी से चिल्लाई, वेरी गुड। अर्पिता पीछे मुड़ी और दोनों माओ को देखकर बोली, और किसी सामान के साथ दिक्कत है बता दीजिए, गार्ड भैया नीचे खड़े हैं अभी। निर्मला और सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया तो अर्पिता अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अंदर कुंडी लगाकर वो पीछे मुड़ी तो देखा कमरे में अंधेरा था। अर्पिता लाइट की तरफ हाथ बढ़ाकर गुस्से में बोली, गौरव। उसने हाथ स्विच पर रखा ही था तभी एक लाइट वाला छोटा रोबोट बाथरूम से बाहर निकल कर आया। अर्पिता अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई। रोबोट आगे बढ़ा और उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ एक दिल के शेप का लाल गुब्बारा अर्पिता के सामने कर दिया। आखिर गौरव करना क्या चाहता है? क्या ये भी है अर्पिता को परेशान करने की उसकी कोई साजिश? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। जब से ऋत्विक को पता चला कि गौरव भी अर्पिता का ब्लैकमेलर हो सकता है तब से उसके दिमाग में खलबली मची थी। अर्पिता को गौरव के बारे में बता दूं क्या? नहीं, वो जान निकाल देगी कि मेरी वजह से उस पर ये परेशानी आई है। और वो पागल लड़की बिना सोचे समझे हर किसी से भिड़ भी तो जाती है। उसको गौरव के बारे में बता दिया तो उससे लड़ने जा पहुंचेगी वो। अगर गौरव को मैं ही धमका दूं तो उसको बोलूंगा कि अगर उसने कोयल को ब्लैकमेल करना नहीं छोड़ा तो उसका कोयल को प्रपोज करने वाला सच उसकी वाइफ निशा को बता दूंगा। हाँ, तब तो डर ही जाएगा वो। लेकिन वो क्रेजी आदमी तब भी नहीं माना तो फिर तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अर्पिता की सेफ्टी के साथ रिस्क नहीं ले सकता मैं। ऋत्विक ने एक बार फिर से गौरव को फोन मिलाया। गौरव ने इस बार भी जवाब नहीं दिया। ऋत्विक ने एक मैसेज टाइप किया और गौरव को भेज दिया। वहां गौरव जो ऋत्विक का फोन अवॉइड कर रहा था उसका मैसेज देखकर खुद से बोला, अब क्या बात करनी बची है मुझसे? कभी कॉल तो कभी मैसेज करके परेशान कर रहा है मुझे। गौरव मैसेज डिलीट करने लगा लेकिन गलती से मैसेज खुल गया। गौरव की पहली नजर मैसेज में निशा नाम पर पड़ी और क्यूरियोसिटी के मारे उसने पूरा मैसेज पढ़ लिया। गौरव, अगर तूने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं सीधा तेरे घर पहुंचकर निशा को सब बता दूंगा। गौरव बुदबुदाया, ओह शिट, ये तो घर आने की बात कर रहा है। नहीं, अभी तो घर में माँ मम्मी दोनों हैं। अगर उनको पता चल गया तो दोनों मिलकर मेरी हालत खराब कर देंगे। अर्पिता अभी घर में नहीं है, ऋत्विक से बात कर ही लेता हूँ। गौरव ने ऋत्विक को फोन मिलाया तो ऋत्विक ने 1 घंटे में ही फोन उठा लिया। फोन उठाते ही ऋत्विक बोला, मुझे पता था एक ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल करके ही फंसाया जा सकता है। गौरव बोला कि क्या बकवास कर रहा है तू और मुझे क्यों परेशान कर रहा है? ऋत्विक बोला, घुमा घुमा कर बातें करना नहीं आता मुझे, इसलिए सीधे सीधे तरीके से तुझे समझा रहा हूँ। कोयल को ब्लैकमेल करना बंद कर दे, वरना मैं जो करूंगा उसके बाद तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। गौरव अचानक बोला, कोयल को ब्लैकमेल? तेरा दिमाग तो सही है ना? या तुम दोनों पति पत्नी फिर से कोई नाटक कर रहे हो? ऋत्विक, मेरा तुझसे और कोयल से कोई वास्ता नहीं है। उस दिन के बाद से कोयल का चैप्टर मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गया है, इसलिए तू भी अब मुझसे मेरी फैमिली से दूर है, वरना मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गौरव ने ऐसा कहकर फोन काटा। ऋत्विक बोला, ये सच बोल रहा है या मुझे टाल रहा है? बस मैं इतनी आसानी से इसे नहीं जाने दूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अर्पिता जब घर लौट रही थी तो उसने देखा कि कोई दूर से उसे और ऋत्विक को देख रहा था। अर्पिता को उस आदमी के हुलिये से ये एहसास हुआ कि ये तो वही आदमी था जो उस दिन रेस्टोरेंट में अर्पिता की फोटो ले रहा था। ये जानकर कि गौरव ने अर्पिता के पीछे जासूस लगाया है, अर्पिता का पारा 7वें आसमान में पहुंच गया। वो घर पहुंची और गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बोली, गौरव कहाँ हो? तभी बाथरूम से एक रोबोट निकलकर बाहर आया। उसके हाथ में एक लाल रंग का दिल की शेप का गुब्बारा था। रोबोट अर्पिता की तरफ बढ़ा और उसके पास आकर रुक गया। अर्पिता ने नीचे झुककर देखा तो गुब्बारे पर उसे फोड़ने का मैसेज लिखा था। अर्पिता मन में बोली, ये सब क्या है? इसे फोड़ते कोई बम तो नहीं फट जाएगा बाबा जी? नहीं, गौरव घर में तो ऐसी हरकत नहीं करेगा। उसकी और हमारी दोनों की माँ है यहाँ पर। आखिर इसमें है क्या? अब जानना है तो इसे फोड़ना तो पड़ेगा। अर्पिता ने अपने पर्स में से एक सेफ्टी पिन निकाला और उसे गुब्बारे में चुभ होते ही जल्दी से पीछे हट गई। गुब्बारा फूटा तो उसमें से एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची नीचे गिर गई। अर्पिता ने पर्ची उठाई और उसे खोलकर पढ़ा। सॉरी। अर्पिता सोचने लगी, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज के लिए निकली है, इतने कांड करके अब सॉरी बोल रहे हैं जना। खुद में हिम्मत नहीं है तो इस टुच्चे से रोबोट को आगे कर दिया, लेकिन माफी लायक हरकत नहीं है तुम्हारी। तभी गौरव भी बाथरूम से बाहर निकला और कमरे की लाइट जला दी। रोशनी होते ही अर्पिता ने देखा कि बेड पर एक बुके और एक गिफ्ट रखा था। अर्पिता बोली, तुमको क्या लगता है तुमने जो किया है उसे तुम ये सब नाटक करके ठीक कर सकते हो? गौरव बोला, पता है बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, लेकिन उसे अब सुधारना चाहता हूँ, एक मौका नहीं दोगी? अर्पिता बोली, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा तुम आखिर ऐसा कर कैसे सकते हो? अरे बात करते हमसे तो हल निकल जाता ना। गौरव बोला, हाँ इस बात का एहसास हो गया है मुझे, इसलिए कल रिजॉर्ट वाली प्लानिंग की थी, पर पता नहीं एक के बाद एक मुसीबत आए ही जा रही थी। पहले तो पता नहीं कैसे बैग से इस रोबोट को असेंबल करने का सामान गायब हो गया, घर पर रखा था सब मैंने, फिर आग ने सब बर्बाद कर दिया और फिर मेरे पैर की चोट ने, वरना ये गिफ्ट तुम्हें कल ही दे देता। अर्पिता ये सुनकर चौंक गई और बोली, रोबोट असेंबल करने का सामान? और तुम हमको ये सरप्राइज देने वाली थी कल? गौरव बेड पर बैठते हुए बोला, सॉरी दर्द की वजह से ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, प्लीज तुम भी बैठो ना। अर्पिता बैठी तो गौरव बोला, अर्पिता मैं हमेशा तुमसे यही बोलता रहा कि तुम लड़ाकू हो, मुंह फट हो, इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि मैंने भी कभी इस रिश्ते को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की, इसलिए अब मैं अपना 100% देना चाहता हूँ। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा, क्यों ना हम दोस्ती के रिश्ते से शुरुआत करें, इसलिए तुम्हारे लिए येलो रोजेस और अब ये गिफ्ट भी खोलो। 1 मिनट पहले वो रिजॉर्ट वाली बात क्लियर करो, कल के लिए क्या सोच रखा था तुमने? गौरव बोला, ये जो रोबोट देख रही हो ना, ये जब मैं IIT में पढ़ रहा था तब एक असाइनमेंट में बनाया था मैंने, बैग में ये ऐसे जा नहीं सकता था इसलिए डिसअसेंबल करके रखा था, वहां से जोड़ने के लिए बैग में पेचकस और बाकी चीजें रखी थी, पर पता नहीं कहाँ रख दिया, इसलिए ये रोबोट वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया। एक पैकेट में गुब्बारे में भरने के लिए रेड स्पार्कल भी रखे थे, वो भी गायब हो गए, इसलिए फिर सोचा कि कम से कम ये गिफ्ट ही तुम्हें दे दूं। तुम्हें देने ही वाला था कि रिजॉर्ट में आग लग गई, मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया था, और पता है फूलों की डिलीवरी वालों से ऑनलाइन फूल भी मंगवाए थे, वो ऑर्डर भी अपने आप ही कैंसिल हो गया, इसलिए आज दोबारा मंगवाए हैं। बस इतनी ही राम कहानी थी, अब तो खोलो गिफ्ट। अर्पिता गिफ्ट की पैकिंग खोलते हुए सोचने लगी, ये अभी भी सच बोल रहा है या ये नाटक कर रहा है? समझ ही नहीं आ रहा है हमें तो कुछ बाबा जी। अर्पिता ने रैपिंग पेपर खोला तो उसमें एक बॉक्स निकला और बॉक्स में था एक सुंदर सा ब्रेसलेट। गौरव ने वो ब्रेसलेट अपने हाथ में लिया और अर्पिता से बोला, अपना हाथ आगे करो। अर्पिता ने झिझकते हुए हाथ आगे बढ़ाया तो गौरव उसे ब्रेसलेट पहनाते हुए बोला, कल भागदौड़ में ये भी रिजॉर्ट के बेड पर ही गिर गया था, मैंने तुम्हें वहां से निकलने से पहले बोला था ना कि कुछ सामान लाना है, यही था वो, पर तुम्हें नहीं बोल पाया। आज सुबह रिजॉर्ट में फोन करके उन्हें भिजवाने के लिए बोला, फिर कैसा लग रहा है? अर्पिता बोली, अजीब, तुम्हारा बर्ताव अजीब लग रहा है,
ब्रेसलेट तो सुंदर है, हम हमेशा ही लड़ते रहते हैं, इसलिए इस सब पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। गौरव हंसते हुए बोला हाँ थोड़ा अजीब तो मुझे भी लग रहा है, हर बात पर लड़ने वाले थोड़ा भी प्यार से बात कर ले तो अजीब ही लगेगा, पर आज से कोशिश करते हैं कि हम कम लड़े, क्योंकि हमारे ना लड़ने की तो कोई गारंटी नहीं है, शायद कम होते होते झगड़े खत्म हो जाए। सो डील? ऐसा कहकर गौरव ने हाथ आगे बढ़ाया तो अर्पिता सोच में पड़ गई और अचानक से अर्पिता के फोन की घंटी बजी। अर्पिता बोली 1 मिनट। अर्पिता ने देखा तो ये कॉल प्राइवेट नंबर से ही आ रहा था। अर्पिता बुदबुदाई, गौरव तो सामने बैठा है, फिर कॉल कौन कर रहा है? कहीं गौरव सच तो नहीं बोल रहा? गौरव अर्जेंट कॉल है, कॉल उठाना पड़ेगा, अभी आते हैं। हाँ। अर्पिता फोन लेकर सीधा घर से बाहर चली गई। उसने फोन उठाया तो ब्लैकमेलर बोला तो फिर क्या डिसाइड किया है तुमने अर्पिता? मेरे प्यार पर विश्वास हुआ या अभी और इम्तिहान लोगी मेरी जान? अर्पिता बोली अगर तुम हमें मिल गए ना तो ये जान तुम्हारी जान निकाल लेगी कसम से। और तुम्हें चाहिए क्या बात मनवाना चाहते हो अपनी? तुम्हारे सामने बसंती बनकर नाचे या कैटरीना बनकर कमी कमी करे? अरे तुमको क्या मिलेगा हमें ब्लैकमेल करके और हमारी असलियत लोगों को बताकर? तुम हमसे किसी बात का बदला लेना चाहते हो क्या? हमने कुछ बुरा किया है तुम्हारा? ब्लैकमेलर बोला फिर वही सवाल पर सवाल, मुझे क्या मिलेगा उसकी चिंता तुम मत करो, मुझे जो चाहिए वो मैं ले ही लूंगा। तुम बस मुझे ये बता दो कि मैं जो कहूंगा वो करोगी या नहीं। एक काम करो, 2 दिन का टाइम और ले लो, फिर मैं कॉल करूंगा तब बता देना। और हाँ, तुमने बुरा तो किया है मेरे साथ, मेरा दिल चुरा लिया है। ये बोलकर ब्लैकमेलर हंसने लगा और फिर उसने फोन काट दिया। अर्पिता बोली इसका मतलब गौरव तो नहीं कर रहा है। थैंक यू बाबा जी, ये सुनकर कलेजे को ठंडक मिल गई। हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया था ये सोचकर कि गौरव इतना बड़ा कांडी कैसे निकला, पर इसका मतलब गौरव को हमारी सीक्रेट लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। बड़ी मुश्किल से उसने हमारे रिश्ते को सुधारने की पहल की है, मौका हाथ से नहीं जाने देंगे हम। अब ये बात उसे तब बताएंगे जब हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी और हमें यकीन है वो दिन अब जल्दी ही आ जाएगा। अर्पिता भागती हुई गौरव के पास गई तो गौरव बोला क्या हुआ, किसका फोन था, सब ठीक है ना? अर्पिता कुछ बोलती उससे पहले गौरव खुद ही बोल पड़ा अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मेरी बात का जवाब दो, डील? अर्पिता ने गौरव से हाथ मिलाया और बोली पक्की डील। अर्पिता मुस्कुरा रही थी और साथ ही सोच रही थी ये ब्लैकमेलर हमारी बसी बसाई दुनिया उजाड़े उससे पहले हम उसे खुद ढूंढकर ये सारा कांड खत्म कर देंगे। अगले दिन अर्पिता ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी नकुल का फोन आया। नकुल बोला हाय अर्पिता, मुझे तुमसे उस ऋत्विक के अटैकर के बारे में बात करनी है, तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं क्या? अर्पिता बोली क्या हुआ नकुल, उसने फिर से कुछ किया क्या? तुमने कुछ किया? नकुल बोला नहीं आई एम ऑलराइट, एक्चुअली मुझे कुछ पता चला है उसके बारे में, बस वही शेयर करना है तुमसे। ठीक है आ जाओ तुम ऑफिस, मैं बस घर से निकल ही रही हूँ, बाय। क्या पता चला है नकुल को ब्लैकमेलर के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता ये जानकर खुश हो गई थी कि गौरव ब्लैकमेलर नहीं है और अर्पिता के साथ अपने रिश्ते को मौका देना चाहता है। वहीं दूसरी ओर ऋत्विक ने गौरव को फोन करके उसे धमका दिया कि अगर उसने कोयल को परेशान करना नहीं छोड़ा तो वो उसकी पत्नी निशा को उसका सच बता देगा। अर्पिता यानी कोयल की सीक्रेट लाइफ का सच कहीं उसकी सही पटरी की तरफ जा रही लाइफ को फिर से खिला ना दे, इसलिए अब अर्पिता के लिए असली ब्लैकमेलर को पकड़कर उसे रोकना बहुत जरूरी हो गया था। और अर्पिता को यह मौका तब मिला जब नकुल ने उसे कहा कि वो ब्लैकमेलर के बारे में उसे कुछ बताना चाहता है। अर्पिता ऑफिस पहुंची तब तक नकुल भी वहां पहुंच चुका था। ऋत्विक बोला अर्पिता नकुल कुछ बोल रहे हैं, उन्हें कुछ पता चला है अटैकर के बारे में। अर्पिता बोली हाँ बताइए नकुल, क्या पता चला है आपको? नकुल बोला अर्पिता कल जब आलोक ने बोला कि समर भी ब्लैकमेलर हो सकता है तो मुझे लगा कि आलोक सही हो सकता है, इसलिए मैं कल समर के कुछ वीडियोस देख रहा था, फिर एक वीडियो देखकर मेरा डाउट थोड़ा पक्का हो गया। नकुल ने अपने फोन को प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया और वो वीडियो चला दिया। अर्पिता वीडियो देखते हुए बोली इस वीडियो में ऐसा क्या है जिससे आपका डाउट बढ़ गया? नकुल ने एक जगह वीडियो पॉज किया और बोला ये जो जैकेट समर ने पहना है ऐसा सेम जैकेट परसों उस बाइक वाले ने पहना था जिसने ऋत्विक पर अटैक किया था। ऋत्विक नकुल से बोला आर यू श्योर ये सेम जैकेट है, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं देख पाया था। नकुल बोला आई एम 100% श्योर, तुम्हें संभालते हुए मेरी नजर उस बाइक वाले पर ही गई थी, यही जैकेट था वो। और फिर नकुल ने वीडियो फिर से चला दिया। तभी अर्पिता बोली हमें ऐसा लग रहा है जो आदमी हमारा पीछा करता है वो देखने में ऐसा ही लगता है, हम उसकी शक्ल तो नहीं देख पाए पर उसका हुलिया बिल्कुल समर जैसा ही है और अब हमें जैकेट भी देखी हुई लग रही है पर हम श्योर नहीं है। ऋत्विक चौंक कर बोला कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है और तुमने किसी को बताया तक नहीं, तुम पागल हो? अर्पिता वीडियो देखते देखते बोली अरे यार अभी सिर्फ उस ब्लैकमेलर से लड़ने की ताकत है हमें, अब तुम मत लड़ने लगो। और वैसे भी वो दूर से खड़ा होकर बस देखता रहता है, कुछ किया नहीं कभी उसने, पास जाते ही तो अपनी बाइक पर बैठकर भाग जाता है वो। आलोक बोला समर बाइकर ही है ना, फिर तो ये वही हो सकता है। नकुल बोला पर एक जैसा जैकेट कई लोगों के पास हो सकता है, फिर हम सिर्फ जैकेट से कैसे कंफर्म करेंगे ये समर है या कोई और? अचानक से अर्पिता बोली हमें कंफर्म हो गया है समर ही ब्लैकमेलर है। सभी हैरानी से अर्पिता की ओर देखने लगे और राज बोला कैसे? अचानक से भगवान आकर बोल देगा तुझे तेरे कान में? अर्पिता बोली इस वीडियो में समर परफेक्ट वर्ड को बिल्कुल वैसे ही बोल रहा है जैसे वो ब्लैकमेलर फोन पर बोलता है। देखो वीडियो, परफेक्ट वर्ड में पर कितना जोर डालता है ये समर ही है, इसकी आवाज गूंजती रहती है हमारे कानों में। ये प्यार व्यार का नाटक तो वो बस हमें भटकाने के लिए कर रहा है, असली मकसद तो उसका हमसे बदला लेना है। नकुल बोला तो अब? अर्पिता बोली सोचते हैं हम कुछ, पर उससे पहले थैंक यू सो मच नकुल, बाबा जी ने सच्ची में आपको हमारी मदद के लिए भेजा है। पहले आपने हमें जॉब दी, फिर ऋत्विक को बचाया और आज असली ब्लैकमेलर तक पहुंचने में मदद भी की। नकुल हंसते हुए बोला आई थिंक ये तुम्हारी संगत का असर है, यहाँ हर कोई शर्लक होम्स बन गया तुम्हारे साथ रहकर। ऋत्विक बोला नकुल तुम तो एमओयू साइन करने से पहले ही रेडियो मस्ती और उसकी टीम को अपना मान बैठे हो, एमओयू साइन होने के बाद क्या करोगे? नकुल बोला अभी ही कर रहा हूँ ये सब, पहले मिलजुल कर जान पहचान बढ़ा रहा हूँ और तुम सबको इंप्रेस कर रहा हूँ, बाद में तो इन्वेस्टर बनकर तुम्हारी जान खाऊंगा। ये सुनकर सब हंसने लगे। तभी अर्पिता बोली ये मिलने मिलाने से हमें समर को फंसाने का एक आइडिया आया है, हम इन्फ्लुएंसर्स की किसी मीट एंड ग्रीट में समर को इनवाइट कर दे दो। राज बोला तेरे बोलने से क्यों आएगा वो यहाँ, पिछली बार इंटरव्यू के लिए आ गया था तब कम बैंड बजा था उसका। अर्पिता बोली होशियार चंद वो मेरे बुलाने पर नहीं आएगा, वो तो उस मीट एंड ग्रीट के ऑर्गेनाइजर्स के बुलाने पर आएगा। हम बिल्कुल ऑर्गेनाइजर्स की ईमेल आईडी जैसी एक फेक आईडी बनाएंगे और समर को इनविटेशन भेज देंगे। सुप्रिया मलिक के केस के बाद उसकी इज्जत का जो फालूदा हुआ है ना, उसके बाद वैसे भी उसे कोई नहीं बुलाता होगा, ऐसे में कोई उसे बुलाएगा तो वो लालच में चला आएगा, तब हम उसे वहीं पकड़ लेंगे, एटलीस्ट एक चांस तो ले सकते हैं हम। आलोक बोला अच्छा आइडिया है, ट्राई कर सकते हैं,
मैं अभी चेक करता हूँ कि यहाँ ऐसा कोई इवेंट होने वाला है क्या। ऋत्विक बोला। मैडम ने बोला और मैंने देख भी लिया। वी आर लकी। परसों सुबह नोएडा के एक मॉल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एक मीट एंड ग्रीट है। बहुत बढ़िया। अब ये देखो कि उसमें समर एज अ स्पीकर इनवाइटेड है क्या। ऋत्विक ने चेक किया और बोला नहीं, स्पीकर में तो उसका नाम नहीं है। फिर तो हो गया काम। अब आगे का काम तुम बस हम पर छोड़ दो। उसको बुलाने वाला पार्ट हम देख लेंगे। बस परसों सुबह हमें वहां पहुंचना है और उसको पकड़कर उसका कचुम्बर बनाना है। राज बोला पहले वो आने के लिए रेडी तो हो, तभी तो कचुम्बर बनेगा उसका। अर्पिता बोली हम कोशिश तो पूरी करेंगे, आगे बाकी बाबा जी की मर्जी। नकुल बोला काश मैं भी आ सकता परसों तुम लोगों के साथ, पर मुझे आज रात को ही 2 दिन के लिए जयपुर निकलना है। ऑल द बेस्ट गाइस एंड प्लीज बी सेफ। नकुल ऑफिस से जा चुका था। उसके बाद अर्पिता ने अपनी हैकर फ्रेंड को फोन किया और बोली हम तुम्हें 2 ईमेल आईडी मैसेज कर रहे हैं। तुम पहली वाली से मिलते जुलते नाम की एक फेक ईमेल आईडी बना लो और फिर दूसरी वाली ईमेल आईडी पर उस फेक आईडी से एक मेल भेजना है। ईमेल में क्या भेजना है वो भी हम तुम्हें मैसेज कर देते हैं। हैकर बोला मैम ये कौन सा खुफिया मिशन पूरा करवा रही हैं आप? किसी बुरे के साथ ही बुरा कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम बस जल्दी से ये करके हमें बताना कि ईमेल का कोई रिप्लाई आया क्या। चलो बाय। अर्पिता की फोन रखने पर ऋत्विक बोला ये किससे बात कर रही थी तुम? एक फ्रेंड है हमारा, उसे ये कंप्यूटर का ज्यादा नॉलेज है। वो ईमेल ऐसे भेजेगा जिससे ये ना पता चले कि किस जगह से ईमेल भेजा गया है। अगर हमने यहाँ से या अपनी किसी पर्सनल सिस्टम से ईमेल भेजा और उस समय के बच्चे ने ज्यादा दिमाग लगा लिया तो उसे आईपी एड्रेस से हमारी लोकेशन पता चल जाएगी और फिर हमारा प्लान फेल हो सकता है। ऋत्विक मुस्कुराते हुए बोला जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो तुम। गुड, चलो आप शो भी कर लो। तुमसे बात नहीं हुई तो कॉलेज का चैनल सुकून छिन जाएगा। अर्पिता बोली अरे हाँ, इस समर के चक्कर में तो भूल ही गए थे। चलो बाय। अर्पिता बाहर निकली तो ऋत्विक खुद से बोला ब्लैकमेलर तो समझ निकला और मैंने कल बिना बात गौरव को धमका दिया। वैसे ठीक भी है, अगली बार अपनी पत्नी को धोखा देने से पहले 10 बार सोचेगा और कोयल को भी परेशान नहीं करेगा। अगले दिन हैकर का फोन आया कि समर ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और ईमेल पर कंफर्मेशन भेजा है। अर्पिता ने ऋत्विक और बाकी सभी को ये बता दिया। वो खुश थी कि अब समर पकड़ा जाएगा, लेकिन तभी उसे कुछ ध्यान आया। ओ बाबूजी, ये हमने क्या कर दिया? इस दुनिया में हम अकेले ऐसे मूर्ख होंगे जो खुद की बर्बादी पर नाच रहे हैं। हमने सबको समर को पकड़ने का न्योता तो दे दिया है। अगर उसने सबके सामने हमारी शादी का सच बता दिया तो एक ही बार में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। जो इतना भाव मिलता है ऑफिस में सब हवा हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग रूम में खुद को अकेले देखकर अर्पिता ने अपने हैकर फ्रेंड को फोन किया और बोली एक मेल और भेजना है। उसमें लिखा कि मेकअप और माइक सेटिंग के लिए आधा घंटा पहले पहुंचना जरूरी है। फोन रखकर अर्पिता खुद से बोली अब हम बाकी सभी लोगों से पहले जाकर उसे पकड़ लेंगे। अर्पिता घर पहुंची तो देखा मां सोफे पर निढाल होकर पड़ी थी और उसकी सास टीवी देख रही थी। अर्पिता बोली कमाल है, आज जानी दुश्मन एक साथ बैठे हैं और वो भी चुपचाप। क्या हुआ मां, आपकी बैटरी क्यों डाउन है? मां बोली कमबख्त तुम्हारी बिल्डिंग की लिफ्ट की वजह से हमारी यह हालत है, बीच बीच में बंद हो जाती है। अर्पिता बोली लिफ्ट तो सही है मां, अभी हम भी तो आए हैं उसी से। निर्मला छेड़ते हुए बोली अर्पिता सब बुढ़ापे का असर है, 4 सीढ़ियां चढ़कर डुकरिया को अम्मा याद आ गई आज। सुमन चिढ़कर बोली अरे डुकरिया होंगी आप। अर्पिता हम शाम को नीचे गए थे थोड़ा टहलने, लेकिन वापस आए तो लिपट अटकी पड़ी थी। ससुराल गार्ड भी अपनी जगह से गायब था तो झक मार कर सीढ़ियों से आना पड़ा। 8 मंजिल चढ़कर आना आसान है का? फिर ऊपर आकर ध्यान आया कि अपना चश्मा तो हम नीचे पार्क में ही भूल गए थे। लिफ्ट चल रही थी इसलिए बैठ कर चले गए नीचे। हम खुश थे कि चलो अब दोबारा सीढ़ियों से नहीं जाना पड़ेगा, पर जब चश्मा ढूंढ कर वापस आए तो हमारी लिफ्ट फिर से अटक गई और फिर से 8 मंजिल चढ़ना पड़ गया। बेटा हमारे तो अंग अंग में दर्द हो रहा है और पैर तो ऐसे ही जैसे भगवान कोई काट ही दे, इतना दर्द कर रहे हैं। अर्पिता बोली चलिए हम दबा देते हैं आपके पैर, सरसों तेल से मालिश कर देंगे तो आराम मिलेगा। अर्पिता ने अपनी माँ के पैर दबाए और अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर वो गौरव से बोली आज तो बाबा जी ने माँ के साथ अच्छा खेल खेला, बेचारी पैर पकड़कर बैठी है। गौरव मन में बोला तुम्हारे बाबा जी नहीं, मेरी मम्मी की मेहरबानी है ये। तुमने अपनी माँ को जो हम दोनों का रिजॉर्ट वाला राज बताया था उसी का बदला लिया है उन्होंने, और अब मुझे भी कसम दिया कि तुम्हें कुछ ना बताऊं। ये दोनों माएं कब बड़ी होंगी भगवान। अर्पिता बिस्तर पर तो लेट गई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसने हाथ जोड़े और मन में बोला बाबा जी कल की परीक्षा में हमारा साथ देना प्लीज। क्या होगा जब अर्पिता पहुंचेगी समर को पकड़ने? कहीं अकेले जाने का प्लान बनाकर उसने कहीं खुद के लिए कोई मुसीबत तो नहीं बुला ली? जाने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता को जब पता चला कि समर चौधरी ही ब्लैकमेलर है तो उसने उसे फंसाने का एक प्लान बनाया। इस प्लान में अर्पिता के साथ ऋत्विक, नकुल, राज और आलोक भी शामिल थे। लेकिन जब अर्पिता को यह एहसास हुआ कि अगर पकड़ में आ जाने के बाद समर ने अर्पिता के शादीशुदा होने का सच सबके सामने बता दिया तो वो एक झटके में सबका विश्वास खो देगी। लेकिन उसने बिना किसी को बताए समर को आधा घंटा पहले ही बुला लिया। रात का खाना खाकर अपनी माँ और सास के साथ बैठी अर्पिता का शरीर भले ही वहां था, लेकिन दिमाग तो इसी बात में उलझा था कि वो कैसे समर को पकड़कर उससे सच बुलवाएगी। सुमन और निर्मला रोज की तरह अर्पिता के सामने एक दूसरे की शिकायत का पिटारा खोलकर बैठी थी और अर्पिता उन्हें सुनने का नाटक कर अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। बाबूजी कल हमारे साथ बाकी सभी रहते तो अच्छा रहता। उस 6 फीट के मुस्तंडे को पकड़ना आसान हो जाता, पर मजबूरी ऐसी है कि सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। ऐसे तो हम हाथ पैर चला लेते हैं, समर भी तो अपने बचाव के लिए कुछ तो करेगा। उस बॉडी बिल्डर के 3 किलो के हाथ से 2 चार पड़ गए तो खुद को बचाने के लिए कोई हथियार तो साथ लेकर जाएंगे और उसके सामने आने से बचेंगे। पीछे से हमला करेंगे और एक भी मौका नहीं देंगे उसे। अर्पिता, ओ अर्पिता, बैठे बैठे सो गई का? आंख तो खुली है तुम्हारी। अर्पिता का ध्यान उसकी माँ की तेज आवाज और उनके उसे जोर से हिलाने पर टूटा। अर्पिता बोली अब क्या हुआ माँ, ऐसे जोर से क्यों बोल रही हो? तुम्हारे सामने तो बैठे हैं, क्या हुआ? अरे आवाज दे देकर गला फट गया हमारा, पता नहीं कौन सी तपस्या में खो गई हो तुम। ये कोई पार्सल आया है तुम्हारा। अर्पिता कंफ्यूज होकर बोली ये कब आया? ऑफिस से घर आए तब क्यों नहीं दिया आपने हमें? क्योंकि देवी जी अभी आया है, गार्ड देकर गया है। घंटी बजी थी इसलिए तो आवाज लगा रहे थे तुम्हें, ताकि दरवाजा खोल कर देखो कौन है, पर झक मार कर हमको ही उठना पड़ा। तुम खुली आंखों से सो गई और तुम्हारी सास हमसे लड़ते लड़ते अचानक से बैठे बैठे सो गई।
अब काम होते ही कैसे जागी है ये। पैरों में तो इतना दर्द है हमारे, पर किसी को दया नाम की चीज नहीं है। माँ अभी शाम को आपके पैर दबाए तो थे हमने, एक बार फिर दबा देंगे, ठीक है? आप लाइए, देखने दीजिए क्या है। अर्पिता पार्सल हाथ में लेकर देखते हुए बोली, ये किसने भेजा है? हमने तो कुछ मंगाया ही नहीं। निर्मला बोली, तुमने नहीं मंगाया तो गौरव ने मंगाया होगा तुम्हारे लिए। बाकी तो इसको खोलोगी तब पता चलेगा ना। अर्पिता ने पार्सल खोला तो उसमें एक ज्वेलरी बॉक्स निकला। अर्पिता ने झट से बॉक्स खोला तो उसमें एक सुंदर सा डायमंड का नेकलेस देखकर आश्चर्य से बोली, ये गौरव ने मंगाया है हमारे लिए, ये तो बहुत सुंदर है ना माँ? निर्मला आंखें चौड़ी करके बोली, शादी की सालगिरह तो गई, अब काहे दिया है ये गौरव ने? सुमन ताना मारते हुए बोली, भाई साहब आपको तोहफा नहीं देते तो आपका बेटा भी ना दे अपनी बीबी को। निर्मला चिढ़कर बोली, आपको ऐसे कौन से तोहफे दे दिए भाई साहब ने जो आप इतना उड़ रही हैं? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आपके छींकने पर भी आपके लिए तोहफा ले आते हैं आपके पति। अर्पिता झट से बोली, माँ मम्मी जी अब हमारी गिफ्ट को लेकर भी आप दोनों चालू हो गई। हाँ, कोई मौका नहीं छोड़ती आप दोनों, हम अभी गौरव को पहनकर दिखा कर आते हैं। अर्पिता ने नेकलेस पहना और गौरव के पास अंदर कमरे में चली गई। वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। फिर गौरव का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए गला ठीक करते हुए बोली, कैसा लग रहा है? गौरव बोला, बहुत हैवी हैवी लग रहा है, सूट नहीं कर रहा जरा भी। अर्पिता जो नेकलेस पहनकर खुद को किसी राजकुमारी से कम नहीं समझ रही थी, गौरव के मुंह से ये सब सुनकर पलटी और बोली, क्यों क्यों सूट नहीं कर रहा है? हमको छेड़ने के लिए बोल रहे हो ना? गौरव का ध्यान फोन में था। वो ऊपर देखते हुए बोला, इसमें तुम्हें छेड़ने वाली कौन सी बात है? पैर बहुत भारी लग रहा है प्लास्टर की वजह से, और टाइट भी। ये नया प्लास्टर सूट नहीं कर रहा है शायद। अर्पिता हंसते हुए बोली, ओह पैर की बात कर रहे हो, हम तो ये नेकलेस पूछ रहे थे। अर्पिता अपने गले की तरफ इशारा करते हुए बोली। गौरव हंसते हुए बोला, हाउ फनी, दोनों को ही कंफ्यूजन हो गया। वैसे अच्छा लग रहा है नेकलेस, क्या बात है, सेल्फ लव। हाँ, या माँ या मम्मी ने दिया है? अर्पिता चौंक कर बोली, मतलब ये तुमने नहीं मंगाया? गौरव भी हैरान होकर बोला, मैं मंगाता तो तुम्हें बताता ना, लेकिन तुमने खुद नहीं लिया, मैंने, माँ और मम्मी ने नहीं दिया, तो फिर किसने दिया है? ये तुम्हारा है भी या नहीं? अर्पिता भागकर बाहर गई और डिब्बा अंदर लेकर आई। फिर नाम पढ़ते हुए बोली, अर्पिता सक्सेना, फ्लैट नंबर 804, सब सही तो है। गौरव ने ज्वेलरी बॉक्स अपने हाथ में लिया और चौंक कर बोला, हैरी विंस्टन। अर्पिता तुम्हें पता भी है कितना महंगा है ये नेकलेस? इसकी कीमत 70 लाख से कम नहीं होगी। अर्पिता के पीछे पीछे निर्मला और सुमन भी वहां आ गए थे। निर्मला बोली, 70 लाख? गौरव खुद तू छोटी सी गाड़ी में घूमता रहता है और अपनी पत्नी के लिए इतना महंगा हार ले आया। गौरव बोला, मम्मी आपको मेरी शक्ल देखकर लगता है मैं इतना महंगा नेकलेस खरीद सकता हूँ? मैं अपनी किडनी बेचकर भी नहीं ले सकता इसे। अर्पिता ने झट से नेकलेस अपनी गले से उतारा और बॉक्स में वापस रख दिया। सुमन बोली, गौरव जी अगर आपने ये अर्पिता को नहीं दिया तो फिर दिया किसने है? इस पर भेजने वाले का नाम नहीं लिखा क्या? नहीं माँ, भेजने वाले का नाम तो नहीं लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा किसने भेजा है, शायद गलती से आ गया है। 70 लाख रुपए का हीरो का हार तुम्हारे नाम से आ गया, गलती से कैसे आएगा? कोई 500 रुपए की छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है जो गलती हो। तुम हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही अर्पिता? अर्पिता चौंक कर बोली, मम्मी जी हम क्यों छिपाएंगे, हमको नहीं पता किसने भेजा है। गौरव शक भरी निगाहों से अर्पिता को देखते हुए बोला, तुम्हारे किसी दोस्त ने। अर्पिता गुस्से में बोली, तुम हमसे पूछ रहे हो या बता रहे हो? हम पर शक कर रहे हो तुम? गौरव कोई जवाब देता उससे पहले अर्पिता की माँ बोली, अर्पिता ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ, भले ही तुमको नहीं पता किसने भेजा है, इसका मतलब ये नहीं कि इस बात को हम हल्के में ले लेंगे। क्या पता कौन भेजा है ये और किस इरादे से भेजा है। तो कल को महंगी घड़ी, जूते, कपड़े, गाड़ी, ना जाने का भेजेगा। बाहर के लोगों को पता चला तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? तुम्हारी माँ है बेटा, इसलिए तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। तुम तो हो अपनी आदत से मजबूर, पटर पटर सबसे बातें कर लेती हो, पता नहीं कौन का मतलब निकालता होगा उसका। भले ही तुम्हारा दिल साफ हो, पर सामने वाले के दिमाग के अंदर का है ये तो नहीं जान सकती ना तुम। इसलिए हमेशा बोलते हैं कम बोला करो, कम बोला करो, ऑफिस में अपने काम से काम रखा करो। अर्पिता हैरान होकर बोली, मतलब आप कह रही हो कि गलती हमारी है, हमको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए? अरे कोई कुछ भी सोचे हमें क्या, लेकिन आप ऐसा सोचेंगे तो कैसे चलेगा माँ? आप सबको हम ही गलत लग रहे हैं। निर्मला बोली, अरे इतने दिनों में तुम्हारी माँ ने पहली बार कोई ढंग की बात की है। सुमन बोली, बहन जी आपसे हमारी बातों पर अच्छी और बुरी का ठप्पा नहीं चाहिए हमको, हम अपनी बेटी से बात कर रहे हैं। और अर्पिता हमको तुम्हारी और तुम्हारी गृहस्थी की चिंता है बेटा, इसलिए बोल रहे हैं। हमारा बोलना तुमको बुरा लग रहा है, कल को 100 लोग बोलेंगे तब क्या करोगी? हाँ, तुम पर 2 परिवार की जिम्मेदारी है बेटा, इस बात को समझ लो तुम। और कल ऑफिस जाकर सबके सामने ये डिब्बा जमीन पर फेंक कर बोलना, ये जिसने किया है वो अपनी हद में रहे। बिटिया तुम्हारी इज्जत पर पूरे परिवार की इज्जत टिकी है बेटा, हमको अपने ससुराल वालों से ताना सुनवाओगी का? अरे तुम्हारे पापा और हम तो जीते जी मर जाएंगे बेटा। ऐसा कहते कहते सुमन रोने लगी। अर्पिता हैरान होकर बोली, हद है, राय का पहाड़ बना दिया आप लोगों ने। तभी घर की घंटी बजी। अर्पिता बाहर गई तो दरवाजे पर गार्ड खड़ा था। वो बोला, मैडम वो पार्सल आपने खोला तो नहीं? अर्पिता गुस्से में बोली, क्यों, ऊपर से देखने के लिए देकर गए थे? गार्ड बोला, मैडम वो डिलीवरी वाला आया था, आपको गलती से किसी और का पार्सल दे गया वो। अर्पिता चौंक कर बोली, गलत पार्सल? उस पर नाम और एड्रेस तो हमारा है, फिर गलत कैसे है? आप वो पार्सल लाइए मैडम, बताता हूँ। अर्पिता अंदर गई और पार्सल उठाकर सबको दिखाकर बोली, गलत पार्सल है, हमारा नहीं है ये। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सुमन और निर्मला अर्पिता के साथ बाहर गए। अर्पिता ने पार्सल गार्ड को पकड़ाया तो गार्ड बोला, मैडम ये देखिए, इस पार्सल में एड्रेस लिखा है मीना हाउसिंग सोसाइटी और हमारी सोसाइटी का नाम है मीना हाउसिंग सोसाइटी। बाकी एड्रेस और नाम बिल्कुल एक जैसे हैं दोनों पार्सल पर, इसलिए डिलीवरी वाला कंफ्यूज हो गया मैडम, और हमने भी नाम और फ्लैट नंबर देखकर ले लिया पार्सल। अभी वो डिलीवरी वाला नीचे आया है सही वाला पार्सल लेकर, कितना बढ़िया हुआ, उसको टाइम पर समझ आ गया। अर्पिता गुस्से में बोली, इसे टाइम पर याद आना बोलते हैं? उस बुड़बक और आपकी गलती की वजह से हमारे घर में कलेश हो गया। गार्ड डरते हुए बोला, मैडम आपने भी तो बिना देखे खोल लिया पार्सल,
अरे गलती तो किसी से भी हो सकती है मैडम, पूरे एड्रेस में बस एक अक्षर का अंतर था। अर्पिता बोली, इससे पहले कि मैं कोई और गलती कर दूं, आप चले जाइए यहाँ से। गार्ड अर्पिता को दूसरा पार्सल पकड़ाकर बोला, सॉरी मैडम, ये वाला है आपका। अर्पिता ने पार्सल लिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो अपनी माँ और सास की तरफ घूमी और पार्सल अपनी माँ के हाथ में पकड़ाकर बोली, आपके पैर में तो बहुत दर्द हो रहा था ना, पर अब तब से हमारे पीछे पीछे हमारी पूंछ के जैसे अंदर बाहर घूम रही है। ये लीजिए, इसमें देख लीजिए कि हमारे उस अमीर दोस्त ने कहीं कोई महंगी गाड़ी तो नहीं भेज दी है। अर्पिता गुस्सा होकर वहां से निकली, तभी उसके फोन पर प्राइवेट नंबर से फोन आया। अर्पिता बुदबुदाई, बस एक इसी पनौती के फोन की कमी थी। अर्पिता बालकनी में गई और फोन उठाया। ब्लैकमेलर बोला, हाय अर्पिता, आई होप नेकलेस की वजह से तुम्हारे घर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हो। तुम्हारे हस्बैंड और घर वालों को बुरा तो नहीं लगा ना? और तुम्हें कैसा लगा नेकलेस? नेकलेस बेचने के पीछे क्या है ब्लैकमेलर का मकसद? और क्या ब्लैकमेलर के इरादों के सामने हार मान जाएगी अर्पिता? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।